तो मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बड़ी सिंपल है, फ्रीडम। आप चल रहे थे, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, 1000 हो गए, 5000 करोड़ हो गए, 10,000 करोड़ हो गए, आई एडमायर देम बट दे आर नॉट माय रोल मॉडल। कि जो हरकतें हैं प्रमोटर्स की वो काफी कॉमन है, और वो जो हरकतें हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक बड़ा सहज सा वर्ड है, लाला कंपनी। अगर जेन जी आपके साथ काम करे या आपकी कंपनी रन करे तो सबसे पहले क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा हमारी कंपनी में? एक तो हायरार्कीज भूल जाएंगे, एक राजीव सर राजीव हो जाएगा, या आरजी भी हो सकता है। दूसरा, कोई टाइम पे नहीं आएगा, बट काम पूरा होगा अगर आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। बिल्ली आपसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती है कि बिल्ली को लगता है कि मैं भगवान हूं इसलिए ये मेरा ख्याल रखे। बढ़िया इस कोट है, मजा आ गया। बट एक चीज इसमें ना, वी कैन अगेन टॉक, प्यार से उनको मैनेज करना पड़ता है। उसकी भी टेक्नोलॉजी है मैनेज करने की। व्हेन आई से कौन सा प्राणी चाहिए, वन इज अबाउट द स्किल सेट, अदर थिंग इज हिज एटीट्यूड, हिज इंटेग्रिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जब छोटी कंपनी है ना, आपके साथ केमिस्ट्री कैसी है। यू वांट टू विन द बैटल और वॉर। मैंने कहा सर एक ही चीज है, कहते एक चीज नहीं है, यू कैन लूज अ फ्यू बैटल बट यू शुड विन द वॉर। Self awareness and deep empathy to connect with people and their unspoken emotions is a prerequisite. I think the business vision, people management, and a mix of entrepreneurial drive and custodianship. Any company जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एक इंडिविजुअल या सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, अगर उनको बिलोंग करते हैं तो वो एक फैमिली बिजनेस है। इफ ओनली 10% ऑफ द कंपनीज आर सर्वाइविंग बियॉन्ड थर्ड जनरेशन, एंड अगर वो 10% 80% हो जाए तो मेरी इकोनॉमी में तो वैसे ही आग लग जाएगी। मुझे सिखाने का कष्ट मत करो, तुम सिखाओगे मुझे। वो शायद शोले का डायलॉग है ना, कौन समझ गए? बिल्कुल, ये फौज बनाई है, तुम बताओगे मुझे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवनीत है और स्वागत है आपका डी कोड विद नवनीत के चैप्टर 11 में। और आज एक पॉडकास्ट नहीं है, मेरी नजरों में अगर आप पूछो तो आज एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास क्यों है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, लेकिन आज जब आप इस पॉडकास्ट को, इस वीडियो को देखो तो आप समझने की कोशिश करो, सुनो और बार बार रोक के वापस से सुनो, क्योंकि आज हमारे साथ कोई लीडर नहीं है, आज हमारे साथ एक टीचर है। और वो टीचर हर लेवल के होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं। तो जो गेस्ट हैं आज के हमारे, उनके डीएनए में बिजनेस है, उनके काम में फुल्ली प्रोफेशनलिज्म है, वो पढ़ाते हैं और बहुत अच्छी चीजें पढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सब लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत लोग बिजनेस करते हैं, बहुत लोग ख्वाब देखते हैं और बहुत लोग ख्वाब देखते रह जाते हैं। उन सब के लिए यह पॉडकास्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं मिस्टर राजीव गुप्ता जी। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे लोग, और जो लोग नहीं जानते होंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि राजीव गुप्ता सर एक बहुत बड़े रिसर्चर भी है मेरी नजरों में, क्योंकि उन्होंने बहुत रिसर्च किया है फैमिली बिजनेस पे, कि फैमिली बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। एक बार फैमिली बिजनेस में क्या होता है कि बंदे का या इंसान जो बिजनेस कर रहे होते हैं उनके डिसीजन सही होते रहते, तो वो हमेशा अपने गट फील पे भरोसा करते हैं। वो कभी ना कभी फेल हो जाते हैं और वो फ्लैट ऑन द फेस गिर जाते हैं। तो वैसे सिचुएशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, उसके मास्टर है सर। तो सर, थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए, और बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन दिस। थैंक यू नवनीत फॉर इनवाइटिंग मी, प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सर। तो आज हम बात करेंगे सर हर चीज के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, आपके फैंटाबुलस जर्नी जो कॉर्पोरेट में था, आपके डीएनए के बारे में बात करेंगे। बिजनेस फैमिली से हैं आप, बिजनेस फैमिली से होके भी बिजनेस नहीं किया आपने। फिर मैं भी एक एजुकेशनिस्ट हूं और मैं भी आपकी तरह एक एजुकेशनिस्ट अच्छे लेवल पे बनना चाहता हूं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। डेफिनेटली। तो शुरुआत करते हैं, आपकी जो लाला कंपनी है, जो इतनी फेमस बेस्ट सेलर है, तो वहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि आपकी नजरों में फैमिली बिजनेस क्या होता है। सो ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि फैमिली बिजनेस की कोई टेक्निकल या कंपनी लॉ के हिसाब से डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड डेफिनेशन ये है कि एनी कंपनी जिसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एक इंडिविजुअल या सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय ब्लड, अगर उनको बिलोंग करते हैं तो वो एक फैमिली बिजनेस है। और उसका कॉरलरी ये है कि सारे मेजर डिसीजंस
वही फैमिली मेंबर्स लेते हैं, और की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस भी फैमिली वालों की है। तो 3 चीजें हैं, ओनरशिप, डिसीजंस एंड की एग्जीक्यूटिव पोजीशंस। तो वो फैमिली बिजनेस, जैसे फैमिली बिजनेस आता है तो हमारे दिमाग में आती है कि बहुत क्योस होगा, बहुत सारी डिसीजंस जो होंगे वो लॉजिकल नहीं होंगे। तो ऐसा एक्सपीरियंस आपका कभी रहा है? कभी आपने फर्स्ट टाइम ऐसा कब महसूस किया था कि यार ये आ गए हम लाला कंपनी और ये लाला कंपनी आपके दिमाग में ये वर्ड कब से आई? तो देखो, ये दोनों बड़ा अच्छा, आपने एक ही सवाल में दोनों ही सवाल छुपे हैं। जी, जी, जी. कि अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, मतलब एक छोटी से छोटी कंपनी 25-50 करोड़ एनुअल टर्नओवर और 20-30,000 40,000 करोड़ की भी टर्नओवर, जी. कई डिफरेंसेस हैं। स्केल का डिफरेंस है, लोगों का, प्रोसेस का, पीपल, डिजिटाइजेशन, प्रोडक्ट, वो सब डिफरेंस है। लेकिन एक कॉमन डिनोमिनेटर ये आ जाता है कि जो हरकतें हैं जी. फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, प्रमोटर्स की, वो काफी कॉमन है। जी. ठीक है, और वो जो हरकतें हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक बड़ा सहज सा वर्ड है, लाला कंपनी। लाला कंपनी, यार ये तो लाला है, बिल्कुल, ये तो लालापंती कर रहा है, इसका तो लाला माइंडसेट है। तो इवन ये लाला वर्ड ऐसा है कि अगर इसको कोई नहीं भी डिफाइन करे, बंदा समझ सकता है अच्छा कि क्या बात हो रही है। क्या बात हो। सो वो हरकतों को देखते हुए और उनको हम कैसे एड्रेस करते रहे अपने करियर में, जी. यार इसका तो माइंडसेट लाला ही रहेगा भाई, कितना भी बड़ा हो जाए। तो इसलिए उस बुक का टाइटल लाला कंपनी रख दिया गया, क्योंकि हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, आपने बिट्स, एफएमएस और हार्वर्ड गए, तीनों अलग अलग दुनिया के अलग अलग और बहुत टॉप नॉच कॉलेज में गए, एजुकेशन वहां से लिया, उनका आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट रहा? ओके, ग्रेट। तो पहले तो मैं बड़ा ब्लेसड फील करता हूँ जी. पेरेंट्स को थैंक करता हूँ, भगवान को, कि पहुंच पाया। क्योंकि देखो, कॉलेज तो यार कुछ हद तक मेहनत और कुछ हद तक किस्मत, दोनों का कॉम्बिनेशन है। पहली चीज तो ये समझ में आई कि मैं हमेशा ना पढ़ाई में ठीक ही था, रैंक नंबर 1 ही आ जाती थी। बिट्स पिलानी जाके समझ में आया कि बेटा आप एवरेज हो, हर जगह से नंबर 1 वहां, सारे टॉपर से हम मीडियोकर रह गए। तो पहला तो दिमाग की ना जो खोपड़ी, जो एक एरोगेंस थी, वो सेट हो गई कि लुक राजीव, एवरीथिंग इज कंटेक्चुअल। जी. If you were rank holder 1 in a given school, that is not the universe. Right. And once you come among people who are all are state toppers and school toppers, आप एवरेज भी हो तो भी ठीक हो। तो एक तो लेवल दिमाग आ गया। दूसरी चीज क्या हुई कि बिट्स का जो एजुकेशन सिस्टम था, तीनों की एक एक मिनट के लिए बात करेंगे। बिट्स का एजुकेशन सिस्टम was very very Americanized even at that time, because I think in the initial years they had a collaboration with MIT, so I could choose which courses to do. Right. I had to decide my own timetable and there was no attendance necessary. रहते थे कैंपस में, हाँ जी, कोई अटेंडेंस जरूरी नहीं थी। कहते मत आओ ना, मतलब ऐसे बोलते नहीं थे उनका, मत आओ। तो उससे क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ गई कि भैया नहीं जाओगे तो कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ गए, नंबर नहीं आए, डी बन गया एक आध कोर्सेज में, तो दिल पे लगा तो ठीक हो गए। तो दैट गेव मी अ लॉट ऑफ ऑटोनॉमी। सेकंड थिंग ये है कि वो इतना लिबरल आर्ट्स, बीइंग एन इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स किया मैंने, बट इतना ब्रॉड बेस था कि वहां मेरे को अपने इंटरेस्ट समझ में आए कि शायद साइकोलॉजी, फिलॉसफी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, ये मेरे जो इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग से थोड़े अलग है। अगर मैं ट्रेडिशनल में जाता तो 2 चीजें हुई, एक तो दिमाग खोपड़ी लेवल पे आ गई कि बेटा आप एवरेज हो, दूसरा ये है कि समझ में आ गया कि शायद इंजीनियरिंग, जिसको मैं 12th तक सोचता था मेरा टेस्ट है, कुछ और है। 1 एफएमएस में जब मैं गया, एंड आई थिंक कि जो वहां के प्रोफेसर्स की जो क्लास एंड क्वालिटी है, सो फ्रॉम अ टेक्निकल गाय हु वाज वेरी मच क्वांट फोकस्ड, आई गॉट सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन इनटू अ मैनेजरियल पर्सन की अप्लाई कैसे करना है। और जब मैं हार्वर्ड गया, देखो हार्वर्ड में गया एट द यंग एज ऑफ 40, ठीक है, 40 साल का था मैं जब गया हूं, 2008 में मैं गया, 42 इयर्स इनफैक्ट। वहां जाके मुझे एक चीज समझ में आई कि भैया पढ़ाना किसको कहते हैं। मतलब मैं हमेशा कहता हूं, मुझे ये लगता था कि यार इस प्रोफेसर की लास्ट क्लास है क्या, है ना, द लास्ट लेक्चर बुक भी है, स्लीव्स फोल्डेड हैं, क्लास में भाग रहे हैं चारों तरफ, 10 हैंडआउट्स हैं, 9 ब्लैक बोर्ड्स हैं, एक बोर्ड ऊपर जा रहा है नीचे, मतलब इट वाज क्रेजी। सो आई थिंक दैट एजुकेशन फर्स्टली टोल्ड मी कि पैशन क्या होता है, एंड सेकेंडली देयर वर ओनली आई थिंक 3 people or 4 people in my class who flew from India for that course, बाकी सब इंटरनेशनल थे। तो वहां दिमाग अलग तरीके से खुला। सो बिट्स वाज फाउंडेशन,
ठीक है, एंड डिस्कवरी मैनेजमेंट FMS वाज अप्लाइंग, राइट एंड दिस वाज अगेन राजीव गुप्ता 2.0 की राइट। जो जर्नी शुरू हुई वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 2008 में हुई। एक चीज मैं यहाँ पे नोट करना चाहूंगा और अपने ऑडियंस को भी आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वो जो आपने बोला, जो मैं तो टॉपर था लेकिन वहां जाके पता चला कि मैं तो एवरेज हूँ, उसके बारे में आप अभी जो हमारे यंग ऑडियंस अगर कुछ है जो स्कूल्स में है या कॉलेज के इनिशियल स्टेज में है, उनको आप क्या बोलना चाहें? बहुत ही अच्छा सवाल है जी एंड नवनीत, मैं ये कहता हूं कि कई बार बहुत कामयाबी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पैम्परिंग बिगाड़ देती है। ठीक है, चर्बी चढ़ जाती है। मेरे भी चर्बी थी, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आई वाज द ओनली सन, बनिया फैमिली, reasonably well off business family, went to a renowned boarding school in the country, रैंक भी अच्छा, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा, तो चर्बी चढ़ी हुई थी। जब चर्बी चढ़ती है ना तो क्या होता है उससे, कि जब आप सोचते हैं यार मुझे आता है, तो आप ना अपने से, जिसको आप सोचते हो आपसे ऊपर के लेवल का है, उसकी बात तो आप सुनते हो, बिल्कुल, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन जो आप सोचते हैं ये क्या बताएगा मुझे, ये सब कॉन्शियस होता है, इट्स नॉट कॉन्शियस। राइट, नोबडी इज एरोगेंट कि मैं एरोगेंट हूं, मैं एरोगेंट हूं, वो एरोगेंस आ जाती है। सो आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट बिट्स डिड टू मी इज कि वो बहुत जल्दी 18 की उम्र में वो क्रश हो गया कि मिस्टर राजीव, सो व्हाट डिड दैट डू, एंड दिस इज फॉर द यंगस्टर्स, कि आपको कोई भी सिखा सकता है। जिसको आप फन्ने का समझ रहे हो ना, हो सकता है वो ना हो, क्योंकि आपने एक क्राइटेरिया पे फन्ने का समझा है, बट एनीबडी कैन टीच यू। somebody whom you think is not of your level, तो मेरे लेवल का बंदा है, बोलते हैं ना यार अपने लेवल का बंदा नहीं है, राइट, भाई कोई लेवल का बंदा नहीं होता, किसी से भी सीख सकते हो। सो आई थिंक ब्रेकिंग दैट कॉन्सेप्ट, एंड आई से दिस, इफ यू आर अ रिच किड, इफ यू आर द हैव्स व्हिच वी कॉल इट, अगर आपको इतनी तकलीफ नहीं मिली है लाइफ में, तो आपकी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है तू सिखाएगा मुझे। अब ये दिन आ गए हैं, ये डायलॉग आपने सुना होगा 100%। अब भैया बिजनेस ओनर से मैं बड़ा सुनता हूँ, रोज सुनते हैं। अब भाई मेरा ये दिन आ गया, मैं इससे समझूंगा। लेकिन नवनीत, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर इफेक्ट ऑन अ पॉडकास्ट, बिकॉज ऑफ दैट थिंग दैट केम अर्ली इन माय लाइफ, even the person who was many levels lower than me in wherever I have worked always had that confidence कि मैं राजीव को कुछ बोल सकता हूँ। राइट, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत so called मॉडेस्ट लेवल ऑफ लोगों ने बहुत सिखाया मुझे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक बार मैंने कोई फॉरेनर्स आ रहे थे मेरे ऑफिस में, एंड दैट पर्सन हु वाज टू क्लीन started cleaning at the last moment in front of them, although the instructions were very clear कि 1 hour पहले करो। तो मेरा ना फेस थोड़ा ऐसा हो गया, तो मैंने इसको ऐसे थोड़ा सा रूडली बोल दिया कि यार बाद में आना, ये मैंने कर दिया। एंड ही वाज, आई ऑलवेज हैड गुड मॉर्निंग अच्छा होता था, उसका फेस बड़ा छोटा हो गया, मेरे से वो मीटिंग नहीं हो पाई। ठीक है, जब उसका फेस छोटा हो गया तो फिर मैंने उसको बाद में बुलाया, कहता हाँ सर थोड़ी बेइज्जती तो महसूस हुई। देन आई ओपन द डोर अपने केबिन का, और मैंने जोर से बोला, मैंने कहा राम कुमार जी गलती हो गई, मुझे शायद प्यार से भी बोल सकता था ये बात। तो उस बंदे ने मुझे क्या सिखाया, इज्जत सबकी जरूरी है, इज्जत सबकी जरूरत, सिर्फ CEO MD की जरूरत नहीं है, एक साफ करने वाले को भी उतना ही दर्द होता है जितना एक टॉप शॉट को होता है। तो आई थिंक लर्निंग एबिलिटी जो है ना, यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ग्राउंडेड रहोगे तो कोई भी सिखा देगा जी, और अगर अपने को शहंशाह समझोगे तो अच्छे से अच्छा नहीं सिखा पाएगा जी। एक क्वेश्चन है सर, हाँ जी, जो मैं तो किसी और तरीके से इसको पूछना चाह रहा था कि आपका सबसे बड़ा आई टोल्ड यू सो मोमेंट कौन सा था? हाँ, अरे दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। बिकॉज तो पहली बात तो हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके साथ या मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ, हाँ, अच्छा होता रहता है, हुआ बुरा हुआ, लेकिन अगर मुझे पहले से पता था ये होने वाला तो दुख कम होता है, कहीं ना कहीं उस चीज की खुशी होती है कि यार ये तो पता ही था होना है। लेकिन नवनीत उल्टा भी है, उल्टा भी है, उल्टा भी है। आई टोल्ड यू सो, राइट, आपने नहीं सुनी, मुंह के बल गिरे, खून निकला, और फिर पता क्या बोल दिया, राजीव ये तो आपका इलाका था ना, ये तो आप देख रहे थे ना, और गलत, ये तो और ऐसा भी हुआ है। आई टोल्ड यू सो मोमेंट का ना, इट्स अ टू एज सॉर्ड। अब एग्जांपल लेते हैं, आई टोल्ड यू, राइट सर, और आपने मेरी नहीं सुनी, राइट, और बैंड बज गया, बिल्कुल, और फंक्शन लेड मैं हूं,
तो मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि सर आपने मेरी बात नहीं सुनी। राइट, अकाउंटेबिलिटी मेरी है तो दुख भी लगता है, बिल्कुल 100%। बट मेरा आई टोल्ड यू मोमेंट, एंड स्पेशली इट कम्स फ्रॉम द वर्क आई डू विद फैमिली बिजनेस ओनर्स, इज दैट व्हेन आई टेल देम कि यार जो आज की जनरेशन है, या यू नो इफ द पीपल आर टैलेंटेड, देन money and designation is not enough. Right. It is a hygiene. So, like one of the companies where I'm on the advisory board, and they have all highly educated people. The promoter is again So highly is it a educated. family business? It is a family business. Okay. तो उनको मैंने बोला कि यार थोड़ा ठीक से बात करो लोगों से, उनको ये भी चाहिए। यार पैसे तो दे रहा हूँ ना राजीव, मार्केट से 30% ज्यादा दे रहा हूँ, ठीक है, डेजिग्नेशन भी अच्छी दे रहा हूँ, काम भी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहा देखो भाई ऐसा है, आपके हिसाब से ये प्लस अल्फा है, राइट सर, हो सकता है 10 साल 20 साल पहले हो, आज ये हाइजीन है। अनलेस यू फिक्स हाउ यू डील विद पीपल, विच मीन्स इट हैज टू बी रिस्पेक्टफुल एंड यू हैव टू लिसन टू देम एंड दे शुड फील वैल्यूड, आपके यहाँ सफाई हो जाएगी। यार कुछ नहीं होगा, देखेंगे। सो इन 2 years दे लॉस्ट 80% ऑफ द मैन पावर। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कस्टमर सर्विस गॉट अफेक्टेड। When customer service gets affected, or word of mouth goes down, the person is, highly sort of takes lot of ownership. उसका burnout हो गया। क्या छोटी सी चीज थी, I told you, या ढंग से बात कर लो लोगों से, उनको सुन ली, उनकी बात सुन लो, let them feel respected and valued, and don't think that giving more money can compensate for this. No, it will not happen in today's time. आप किसी से भी बदतमीजगी से बात करके देख लो, वो आपका है ही नहीं, वो उसी दिन ढूंढनी शुरू कर देगा। ज्यादा उतावला होगा या फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगी तो सेम डे चला जाएगा, और जिसके पास थोड़ा सा बच्चे पालने होंगे तो 2 महीने बाद 2-3 महीने बाद चला जाएगा। सो आई थिंक दिस हैज कम ट्रू, आई टोल्ड यू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड यू नो व्हाई आई एम सेइंग दिस इज कि क्योंकि ना नवनीत कुछ चीजें ना बहुत क्लिशे हो गई हैं। एम्पैथी, टेक केयर ऑफ पीपल, ये इतनी क्लिशे हो गई है ना, कोई बिलीव ही नहीं करता। यार बहुत बकवास सुन ली, बहुत ज्ञानी पुरुष ज्यादा हो गया, बट रियलिटी ये है भाई इंपॉर्टेंट है। सो दिस हैज बीन वन ऑफ माय, आई टोल्ड यू कि यार लोगों को ना हैंडल विद केयर, दे आर हाईली फ्रेजाइल ग्लासेस। हो सके तो केबिन बैगेज में ले जाओ, उसमें मत डाल देना, चेक इन में टूटेगा। ओके सर, इससे एक बात, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ। 8-9 साल पुरानी कंपनी है मेरी, अवसर एचआर सर्विसेज के नाम से। लोगों से बहुत डीलिंग होती है, मतलब पूरा काम ही ह्यूमन रिसोर्स है, तो ह्यूमन से ही डीलिंग है। एंड फॉर मी ऑल्सो, एंड ऑन बिहाफ ऑफ सो मेनी अदर फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन ऑल्सो, जिनको बिजनेस स्टार्ट करना तो आ गया, बिजनेस स्टार्ट कर लिया, गट्स था, रिस्क ले लिया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, 8-9 साल जैसे मैं सस्टेन कर गया, बट एक्चुअल में बिजनेस करना कैसे है, कंपनी चलाना कैसे है? ओके, सो देखो मैं ये कहता हूँ, जो हम कोर्स चलाते हैं मास्टर्स यूनियन में जी, ओनर्स एंड प्रमोटर्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल समझना, OLC, ठीक है। नाउ आर यू अ स्टार्टिंग स्टेज, आर यू इन द ग्रोइंग स्टेज, आर यू इन saturation or downfall? So that is one. Second is the scale. Are you 5 people? Are you 25 people? Are you 100 people? What's your top line? How many customers do you deal with? How many products do you have? So answer to your question is, first you have to understand कि मेरा business किस stage में है और किस stage of complexity में है। First, उससे क्या निकल के आता है कि भाई ऐसा है, ये अभी उस स्टेज पे नहीं है कि प्रोफेशनल संभाल लेगा। राइट। जो सबसे बड़ी विडंबना है ना, क्योंकि हर एक बिजनेस कोच आज क्या बातें कर रहा है, डेलीगेट करो, ऑफिस कम जाओ, ये कर दो, प्रोफेशनल को ले आओ। भैया मेरी तनख्वाह मुश्किल से निकल रही है, बिल्कुल। प्रोफेशनल आएगा, लेट्स एग्जांपल लेते हैं, मैं 3 लाख रुपए स्टार्टिंग 3 लाख रुपए महीना लेके जा रहा हूँ, ढंग का प्रोफेशनल जो मेरा काम कर सकता है वो 2 लाख में आएगा, तो मैं क्या करूंगा बैठ के? So to each his own. So the answer to your question is depending on the size of the company. One thing you have to decide is, यार ये काम मैं ही करूंगा। Right. ठीक है। जब आपकी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, आप कहोगे भाई ये 10 चीजें है ना, ये जो 10 की ही थी ना, यार इसमें से 3 कोई और भी कर सकता है, लेकिन 7 मैं ही करूंगा। वो जो 3 आप किसी और को दोगे, उसके लिए किस प्रकार का प्राणी चाहिए?
आप तो एचआर सर्विस इतना बड़ा जी। चलाते हो इन मल्टी सिटी, यू नो. राइट। व्हेन आई से कौन सा प्राणी चाहिए, वन इज अबाउट द स्किल सेट, अदर थिंग इज हिज एटीट्यूड, हिज इंटेग्रिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जब छोटी कंपनी है ना, आपके साथ केमिस्ट्री कैसी है. राइट। क्योंकि यू नो यूपी बिहार और खासकर कानपुर में एक डायलॉग है कि यार सब कुछ ठीक है, हमें उसकी शकल पसंद नहीं. शकल पसंद, और ये इट मींस अ लॉट. लोग कहते हैं यार ये राजीव तुम हार्वर्ड में पढ़ के ऐसी बातें करते हो. भाई रियलिटी है ना, ह्यूमन बीइंग हूं. एक है हमारे मित्रों से पूछा भी एक बार, मैंने कहा यार पंगा क्या है इसके साथ. कहता है यार मैं बहुत सोचा, बाकी सब ठीक है लेकिन यार शक्ल नहीं बैठ रही है उसकी मेरे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस ओनर्स. 10 की लिस्ट से 3 में कैसे डेलीगेट करूं, फिर 2 और कैसे डेलीगेट करूं. लेकिन डेलीगेट करना एक शब्द मुंह से निकालने से नहीं होता. उसके लिए एक फिजिकल बॉडी चाहिए. यस. उसको रोल समझाना है, उसकी गवर्नेंस चाहिए. क्योंकि आप ये सोचो, जब आपने पहली बार ड्राइवर रखा जी. तो आप आगे बैठोगे और आप ऐसे देखोगे भाई ठीक चला रहा है. राइट. फिर धीरे धीरे आप देखना कम करोगे, फिर पीछे बैठोगे. इट इज अ सो बिकॉज व्हेन यू डेलीगेट है नवनीत, जब आप फर्स्ट टाइम डेलीगेट करते हो ना, तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, भाई ठीक से कर रहा है, भाई ठीक से कर रहा है, गड़बड़ तो नहीं करेगा. सो द आर्ट ऑफ डेलीगेटिंग द राइट थिंग, नंबर 1, फाइंडिंग द राइट पर्सन टू डू इट, इक्विपिंग दैट पर्सन विद द स्किल, एंड लास्ट पॉइंट लोग भूल जाते हैं, द राइट गवर्नेंस. राइट गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है सुबह शाम हाँ भी क्या हुआ, हाँ भी क्या हुआ, वो भी गलत है, और यार दे के छोड़ दिया वो भी गलत है. गवर्नेंस का मतलब है आपने 3 काम दिए, आपके दिल में टुक 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 हो रही है, बिल्कुल, तो उसका एक डिफाइन कर दो कि आप शाम को पूछोगे या वीकली पूछोगे या डेली मॉर्निंग मीटिंग करोगे. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड अ गुड क्वेश्चन. एंड दिस माइट थिंक यार क्या आंसर है, बट बड़ी बड़ी कंपनियां ये मिस कर जाती हैं. Just saying delegating does not happen. You have to equip that person to perform, and you have to find your answer कि आपकी जो एंग्जाइटी है कि उसने क्या किया वो कैसे एड्रेस होगी. राइट. वो शाम को व्हाट्सएप भेज दे, आपको एक ईमेल कर दे, या सर आप घर जाने से पहले 10 मिनट आपको बता दूं आज क्या हुआ, या भैया डेली मत बताओ वीकली बता दो. गवर्नेंस बहुत जरूरी है. एंड आई थिंक दिस जी फॉर गवर्नेंस ये ना मिसिंग इन एक्शन है. ये मतलब मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए हर एक फैमिली बिजनेस में, भाई गवर्नेंस का मतलब समझ लो. वो मिसिंग है. एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस इज, आप डेलीगेट करते हो, बंदा गलती करता है, फिर आप कहते हो नहीं मैं ही सारे करूंगा. एंड व्हेन यू डू ऑल 10, हाउ विल यू स्केल? बिकॉज अगर आपने 3 दे दिए, ऐसा नहीं कि आप 7 ही करोगे, आप फिर भी 10 ही करोगे, बट वो जो 10 आप रिप्लेस करोगे वो हायर ऑर्डर काम करो. आई थिंक दिस मैथमेटिकल इक्वेशन हैज टू गेट सेट इन द माइंड ऑफ द ओनर. इट इज नॉट अबाउट डूइंग लेस, इट इज अबाउट डूइंग मोर ऑफ द राइट थिंग विच इज इन लाइन विद योर कैपेबिलिटी. बहुत जरूरी है ये समझ में आना, नॉट ओनली फॉर फैमिली बिजनेस, फॉर एवरीवन. यस, इन टर्म्स ऑफ हु इज वर्किंग आल्सो, उनको भी एक बड़ी टीम हैंडल करनी है. सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल. यस. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप कहते हैं फैमिली बिजनेस मार्केट से नहीं माइंडसेट से फेल होती है. सबसे टॉक्सिक माइंडसेट कौन सा देखा है जिसने जेन्युइनली स्ट्रांग बिजनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया? ओके, सो एक माइंडसेट होता है आई एम राइट, द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड मी, मुझे सिखाने का कष्ट मत करो, तुम सिखाओगे मुझे. वो शायद शोले का डायलॉग है ना, कौन समझ गए? बिल्कुल, ये फौज बनाई है, तुम बताओगे मुझे. आई थिंक दैट इज द सिंगल मोस्ट डिस्ट्रक्टिव थिंग विच वी टॉक्ड अबाउट लिटिल अर्लियर आल्सो, कि हाउ दैट हैपेंड इन माय लाइफ. कि अगर आप ये समझ लो कि यार ये बंदा ठीक है मेरे से स्टेटस में इंटेलिजेंस में कम है, लेकिन शायद इसके पास कुछ ऐसा पता हो जो मुझे ना पता हो. मेरे को 10 चीजें आती हैं, अगर मैंने ब्लॉक कर लिया कि मैं सुनूंगा नहीं, तो आई विल रिमेन विद 10. हो सकता है आप कोई ऐसी चीज दे दो तो मुझे सीख. सो सिंगल बिगेस्ट टॉक्सिक थिंग इज आई नो एवरीथिंग, डोंट ट्राई टू टीच मी, एंड भैया मेरे हिसाब से चलेगा. सो दिस दैट शहंशाह टाइप ऑफ मोड
which I called the God complex or the king complex. Right. I think single biggest destruction वो है, बिजनेस भी उससे जाता है और फैमिली में रिलेशन भी उससे जाते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट ऐसा है कि आप सोच रहे हो कि वो चलेगा। भैया राजा लोग भी जा चुके हैं, उनकी धरोहर भी सरकार बहुत पहले ले चुकी है। अब आप आ जाओ धरती पे और जरा बिहेव योरसेल्फ द वे बिजनेस रिक्वायर्स यू टू बिहेव। तो अब जैसे इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो अब आपको लगता है कि ये जो गॉड सिंड्रोम जो है बिजनेस ऑनर्स में कम हो रहा है या थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ रहा है एटलीस्ट? सो देखो, मेरे को क्या लगता है रवनीत की, जब आप किसी इन्वेस्टर को लाते हो, हाँ, वीसी को लाते हो, हाँ, आईपीओ करते हो, तब आपको आटे चीनी का भाव पहली बार समझ में आता है। अच्छा, मेरे से भी कोई सवाल पूछ सकता है? मैं सॉरी मैं रोकना चाहूंगा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और बहुत क्लोजली जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए वीसी नहीं लेके आ रहे हैं या आईपीओ नहीं जा रहे कि मुझसे कोई सवाल करेगा बस। सो यही है, मैं ये बोल रहा हूँ, जो 100% ओन्ड बाय मी है, ठीक है, मैं मतलब मेरे भाई है, मेरा भाई है, दोस्त है, जो भी है, मालिक मैं हूं ना, वो तो देखो उसका नहीं चेंज हुआ है बाय एंड लार्ज, बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन, उनसे कौन सवाल पूछेगा? उनका सीईओ, उसको नौकरी करनी है, ठीक है, उसका छोटा भाई, वो भी डर के मारे नहीं पूछेगा, बड़ा भाई पिता समान, ठीक है। अच्छा, जनरली क्या होता है, ग्रैंडफादर ने शुरू किया, 3 भाई हैं, कभी इक्वल नहीं होता, नहीं होता। ये मैंने बनाया है, मैं बड़ा था, 1 पर्सन कॉल्स द शॉट्स, तो उनका ब्लड रिलेशन भी उनको नहीं बोलेगा कि सर जरा ऐसे देख लेंगे, उनका एम्प्लॉय भी उनको नहीं बोलेगा, तीसरा कोई है नहीं इन्वेस्टर, तो वो शहनशाह अकबर अभी भी चल रहा है। बट द पीपल हु हैव ग्रोन, हु हैव लिस्टेड, हु हैव गॉट वीसीज, या अगर आप प्राइवेटली ओन्ड हो और आप किसी सॉलिड प्रोफेशनल को लाए हो और आपने उसकी सुनने की क्षमता रखी है, तब आप चेंज हुए हो, देन दोज पीपल हैव चेंज्ड इवन विद 100% ओन्ड, कि यार मैं इस प्रोफेशनल को लाया हूं, इतने पैसे भी दे रहा हूं, तो मैं इसकी सुन लूं, बट दैट्स अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज नवनीत। तो मेरा आंसर ये है, ज्यादा चेंज मैं नहीं देखता हूं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बोलते हैं बोरिंग बिजनेसेस मेक्स द मोस्ट मनी, तो इंडिया का सबसे बोरिंग बिजनेस कौन सा है जो किसी को भी ओवरनाइट मिलियनर बिलियनर बना सकता है और लोग इग्नोर भी करते हैं? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड लाइक टू नो फॉर माय ऑडियंस एंड फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, कौन सा बोरिंग बिजनेस ऐसा है जो सबसे ज्यादा पैसा बना सकता है? बोरिंग बिजनेस वो है जो किसी का करने का मन नहीं करता, और खासकर आज की जनरेशन का। और वो कौन सा बिजनेस है जो रेपिटेटिव है, और वो क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा है कि जिसको लोग कहते हैं यार बड़ा पचड़ा है, लेबर हैंडल करनी है, मशीन हैंडल करनी है, बट कोई भी कंट्री, मैं ये जानना चाहता हूं, बिना मैन्युफैक्चरिंग की कौन सी कंट्री बड़ी हुई है? कोई भी नहीं। सो दैट इज वन बिजनेस विच आई थिंक दैट पीपल रन अवे फ्रॉम, एंड नेक्स्ट जेन को तो आप पहुंचा ही नहीं सकते शॉप फ्लोर पे, बिकॉज दे आर इन द वर्चुअल प्लेन, यू नो, जो भी डिजिटली हो जाए तो प्रोडक्शन नहीं हो सकती डिजिटली, यू नो। सो आई थिंक सो मैन्युफैक्चरिंग अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द, you know, areas which is very boring but which makes lot of money. Now second part of your question, overnight या quick, उसको मैं सब्सक्राइब नहीं करता। ओवरनाइट कुछ नहीं है, ओवरनाइट तो सिर्फ लॉटरी की टिकट है, या सबसे आसान पैसा कमाने के लिए। आज की तारीख में अगर आप मेरे से पूछते हो तो आई थिंक एनीथिंग टू डू विद न्यू एज एनर्जी बिजनेस, ओके, यू कैन स्टार्ट एज स्मॉल एज, मैं सोलर पैनल लगाता हूं। मैंने ऐसे भी देखा है कि यू नो कुछ नहीं था काम, जॉब भी चली गई, घरों में सोलर पैनल लगाने शुरू करे। जब पैनल लगाने शुरू किए तो समझ में आया पैनल कहां से आते हैं, कौन बनाता है। खोपड़ी थी, उसका थोड़ा और बैकवर्ड इंटीग्रेट कर दिया, थोड़ी ट्रेडिंग कर ली। सो न्यू एज एनर्जी इज वन एरिया वेर यू कैन मेक टन्स ऑफ मनी। सेकेंड इज हेल्थ केयर, ओके। हेल्थ केयर में ना अब क्या हो गया कि पैसा बहुत आ गया लोगों के पास, सबको पता है भैया 70 में तो टैं होऊंगा नहीं, 90 तक जीऊंगा तो ठीक हो जाओ। सो हेल्थ केयर, न्यू एज एनर्जी, एंड anything to do with AI and digitization. These are the 3 where you can make tons of money. But will it be fast?
I am not very sure about it because there will definitely be a gestation period. You can start with a low denominator. Okay. You can start with a low denominator, मतलब कम इन्वेस्टमेंट कम समय, बट अगर टन्स ऑफ मनी थोड़े समय बाद ही आएगा, थोड़े से ओवरनाइट नहीं आता, लेकिन आएगा जरूर। आएगा जरूर। यही 3 एरिया है, न्यू एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, कुछ भी आप उसको बोलो, उसी का कोरोलरी है ESG। ये एक डब्बा हो गया, एक हेल्थ, एजिंग, ये हो गया, और तीसरा हो गया डिजिटाइजेशन एंड AI। दिस इज द फ्यूचर एंड somebody who rides this wave today is going to be the next billionaire, trillionaire, जो भी आप बोलो, डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल कैपेसिटी। एग्जैक्टली। नहीं, ठीक है। सर, आपके हिसाब से वक्त के 3 फेज होते हैं। बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग पीपल क्रिएट्स गुड टाइम्स। आप अभी कौन से फेज में हैं? मैं तो यार देखो, जनरेशनल मेमोरी है, मुझे लगता है बैड टाइम्स क्रिएट स्ट्रांग पीपल में ही हूं अभी। हालांकि वक्त बढ़िया चल रहा है, ठीक है, अभी तो मैं हंस रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता स्ट्रांग। फॉर पर्सनली फॉर मी, I may be perceived by the outside world, I am pretty strong people create, good stage में, but अपने को पता है कि हमने भी काफी थप्पड़ थप्पड़ खाए हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, तो मैं अभी भी I hate failure a lot, okay, and I'm very sure कि मेरे को फेल नहीं होना है, तो I'm still driven, by tough time creates whatever strong people or whatever your phrase is. तो जैसे आपने बोला अपने को पता है, so what keeps you alive? I mean, वो क्या चीज है जो आपको अपने आप को पता रखवाता है, ग्राउंडेड रखवाता है? यस सर। एक तो देखो क्या है ना कि सर्कल में आप जिन कॉलेजेस में पढ़े हो, जिन सोसाइटी में घूमते हो, उनसे समझ में आ जाता है कि जहां मैं खड़ा हूं ना, ठीक है, लोग कहते हैं यार पीछे देखो, तुमसे पीछे बहुत लोग हैं, वो जीने के लिए अच्छा है, लेकिन आप आगे भी देखते हो, यार मेरे से आगे भी इतने लोग हैं। अच्छा, फिर मैं दूसरी चीज देखता हूँ, यार he didn't go to the same schools and colleges as me, right, he was not that lucky, his parents could not send him, मेरे को तो बेस्ट एजुकेशन मिली, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिली। दिस गाय वाज फ्रॉम, लेट्स से, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, फ्रॉम अ लोकल मीडियम, वेंट टू अ ऑर्डिनरी स्कूल, ऑर्डिनरी कॉलेज, वो आगे निकल गया। तो अपने को समझ में आता है भाई आप लेवल पे नहीं हो अभी। सो आई थिंक दैट कीप्स मी ग्राउंडेड, बट द ड्राइव फॉर मी, द ड्राइव फॉर मी इज टू do things that are aligned with what potential God has given me. मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मेरे को भगवान ने कोई क्षमता दी है, और भगवान मीन्स ऑफ कोर्स माय एनवायरनमेंट, माय एजुकेशन, माय गुरुज, तो यार उसके ऊपर ना उसको तो जस्टिस कर लो। आई शुड नॉट फॉल इन माय ओन आईज कि राजीव तेरे को यार 8 on 10 तो तेरा बनता था, तू 9 के बजाय यार 6 रह गया। That is what drives me, drive towards excellence in whatever I do. कोई एक सबसे बड़ा लर्निंग जो आपके रिलायंस के एक्सपीरियंस से हो? Okay. Because you have done tremendously well there. From the Reliance experience, so Reliance experience से मुझे एक चीज ये समझ में आई कि firstly you have to think really big. ठीक है, मतलब आपका विजन ग्लोबल होना चाहिए। अगर आप बेंचमार्किंग जो है ना, वो आपकी एकदम टॉप होनी चाहिए। लेकिन दूसरी चीज ये है कि सिर्फ विजन से पेट नहीं भरता, विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होती हैं? पैसा, पीपल एंड ऑफ कोर्स सिस्टम। तो सेकंड स्टेप वो है। एंड तीसरी चीज ये है, वरना वो शेख चिल्ली के ख्वाब है। पहला वाला सब देखते हैं, जो मैं हर एक जगह बोलता हूँ, एवरीबडी वांट्स टू बी धीरू भाई, राइट। अब धीरू भाई का नाम का मैं लाइक रीसेंट मेमोरीज, एवरीबडी वांट्स टू बी मुकेश भाई, अब थोड़ा अदानी जी आ गए हैं। पर भैया शेख चिल्ली के ख्वाब है वो, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है, और आपके पास एग्जीक्यूशन नहीं है। सो द थिंग आई लाइक्ड एंड लर्नड अबाउट रिलायंस इज, इट इज नॉट एनफ जस्ट टू ड्रीम बिग, इट इज मोर इम्पॉर्टेंट to have a micro level step by step plan to execute it till the last mile, and I think world's best governance mechanism. मेरे को नहीं लगता, मैंने MNCs में भी काम किया है, लेकिन रिलायंस का जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, जो फोकस, फ्रुगैलिटी, स्केल, वो एक नेक्स्ट लेवल है। वो वहां जाके ही समझ में आता है यार क्या होता है। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द होल साइकिल। ड्रीम करने से कुछ नहीं होता, एग्जीक्यूट करना, गवर्न करना, लोगों से काम लेना, लोगों से अकाउंटेबिलिटी लेना, और वहां
ऐसे हंटर मार के नहीं अकाउंटेबिलिटी ली जाती, वहां आप सीख जाते हो प्रॉमिस केयरफुली एंड हैविंग प्रॉमिस डिलीवर, फुल स्टॉप। ज्यादा लंबी कहानी नहीं है। प्रॉमिस केयरफुली, प्रॉमिस किया तो डिलीवर करो, ना उसके आगे कुछ है ना उसके पीछे कुछ है। जो कई कंपनियों में देखते हो ना, इफेक्ट के लिए स्पीचेस देते हैं लोग, खासकर फ्लैम्बॉयंट सीईओ, ये विल डू दिस, लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस नहीं, डू डू कर ले भाई, अंग्रेजी मत दिखा। सो ये बहुत तगड़ा लेसन रहा, एंड आई थिंक इट हैज, I mean, of course, I had very rich experience before that. Honda is also a global company. Of course. But वहां जाके ना थोड़े और फंडे क्लियर हुए, यार क्या होता है। So what is the most important part of a business? Idea, execution or raising the fund? Okay, first and foremost is customer value proposition. वो इन सबसे पहले आता है। अच्छा, भाई who you, आपकी तारीफ बतेरे बंद हो रही है, तुम में ऐसा क्या है जिसको USP is a slightly smaller term, but मैं कह रहा हूँ कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। आपके दिमाग में खुजली हुई कि यार मेरे को बिजनेस चलाना है, right. भाई आपसे खरीदेगा कोई क्यों? आप अकेले हो क्या? आपको इतने पैसे कोई क्यों देगा? आई थिंक दैट कम्स बिफोर एवरीथिंग एल्स। नेक्स्ट इज हाउ डू यू कन्वर्ट दैट इनटू अ फाइनेंशियली वायबल बिजनेस प्लान over whatever period, 12, 24, 36. Ideally, I like to see 36 months business plan broken down by cost structure. This is my cost structure, fixed cost, variable cost, capex, opex. ये मैं चार्ज कर सकता हूं, ये मेरा वॉल्यूम आएगा, इस वॉल्यूम और प्राइस का ये बेसिस है, ये मल्टीप्लाई करके ये रेवेन्यू साइड है, ये कॉस्ट साइड है, यहां पे ब्रेक इवन। पहले ना ये फंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए। एंड unfortunately, I see this because I go and sit as a judge in many startup competitions. I salute this generation because one of my friends runs this, school के बच्चे भी करते हैं। right. आइडिया सबके पास है नवनीत, बट पहले उसका कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन तो हो गया, उसका बिजनेस प्लान तो चाहिए। जब बिजनेस प्लान होगा और उस बिजनेस प्लान की अजम्पशंस होंगी, right. जी मैं 1 करोड़ का रेवेन्यू कर दूंगा 2 साल में, वेरी गुड। 1 करोड़ का रेवेन्यू, कुछ यूनिट्स होंगे, प्रोडक्ट का नाम होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे, प्राइसिंग होगी, उसका बेसिस बता दो। वो 1 लाख यूनिट्स क्यों है, 80,000 क्यों नहीं है, या 1,20,000 यूनिट्स क्यों नहीं है, प्राइस 100 रुपए क्यों है, 80 क्यों नहीं है, 110 क्यों नहीं है। जब तक वो डीप थिंकिंग नहीं होगी, दिस इज द बिफोर व्हाट यू सेड। नाउ हैविंग डन दैट, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रोकड़ा। जो पैसा डालता है मालिक वो है, जो काम कर रहा है वो नौकर है। Right. ये फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज ही विल आस्क यू क्वेश्चंस। Of course. Then I will say is what you talked about, execution team. Execution. But if I have an execution team and my business plan is not viable and nobody is writing that check, मैं क्या करूंगा उसका? तो I think ये साइकिल ना, इसको शॉर्ट सर्किट करने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं आजकल, because I think this startup has become a fad. But this, that you have to go through this labor pain Right. of a financially viable plan, and you better be smart. And if you don't understand accounts and finance, then get in a chartered accountant, to make it for you. Of course. And to question your assumptions. Then comes everything else. So that is above and before everything else. Okay. सर, परिवारों में एक मोमेंट आता है जब ट्रेडिशन और मॉडर्न थिंकिंग टकरा जाते हैं। और ये सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, ये हर चीज में होती है, फैमिली में ये डेली होती है। जैसा बेटा डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, फादर ओल्ड स्कूल है, ऐसे क्लैशेस को फैमिली टूटे बिना कैसे हैंडल करे? सो इसका सिंपल आंसर ये है, पहले वाली जनरेशन सोचती है इसको समझ क्यों नहीं आता, ये ऐसे क्यों सोचता है। नई वाली जनरेशन सोचती है इसको समझ क्यों नहीं आता, ये ऐसे क्यों सोचता है। तो बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ माई लीडरशिप डेवलपमेंट कोच वोच रहे हैं, तो मैं भी मेरे को जैसे किसी कोई बॉस समझ नहीं आया या कोई लीग समझ नहीं आया, मैं ऐसे बात करता है, ये करता है, तो माय कोच टोल्ड मी कि वो ऐसे क्यों करता है। मैंने कहा पागल है, गधा है, समझ नहीं है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है, पहले उसके उस व्यू का रीजन समझो। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंसेस, राइट, हाउ ही ग्रू अप,
एंड दैट्स व्हाई सो फर्स्ट थिंग ये है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद ईच अदर कि तुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती, तुझे क्यों नहीं समझ में आती, तू डुबा देगा, ये चल रहा है। राइट। भैया पहले वाली जनरेशन को ये समझना चाहिए कि अगर ये मेरा बच्चा ये बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? He went to a different school. राइट। He went to a different college. His social network is different. His life is different. वो वहीं से गैदर कर रहा है इनपुट और बोल रहा है। पहले आपने उसको वो इनपुट्स दिए, अब उसकी सुन नहीं रहे हो। जो नई वाली जनरेशन है, ये सटिया गया है, ये बुढ़ा है, बुजुर्ग है, whatever XYZ words, depending on whatever respect, they also have to realize कि बेटा तेरा चेक किसी ने लिखा था जिसको तू बेवकूफ बोल रहा है। So first thing is to realize that we are different and we both might be right. Right. But we have to come to common ground. So I'm just giving you the framework of, very, very simple conflict resolution. Once you realize वो ऐसा ये समझना ही नहीं चाहता, ये तो जान के मेरे को टॉर्चर कर रहा है। बिल्कुल। ये तो चाहते ही नहीं कि मैं तरक्की करूं। भाई ऐसा नहीं है, वो बाप है आपका यार, वो क्यों नहीं चाहेगा आपकी तरक्की, लेकिन उसको आपकी बात समझ नहीं आ रही है। सो फर्स्ट इज टू रियलाइज यू आर डिफरेंट, देन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर डिफरेंस ऑफ व्यू, एंड देन फाइंड अ कॉमन मीटिंग ग्राउंड। बट अगर आप अपना अपना स्टैंड लेके खड़े हो, युद्ध की आपकी लड़ाई है, पहले तलवारें पहले निकाल दे तो कुछ नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। सो दिस इज द आई थिंक द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड डोंट डाउट ईच अदर्स इंटेंशंस अनलेस देयर इज रियली मैलाफाइडे। हो सकता है मैलाफाइडे भी हो, मैं चाहता ही नहीं कि मेरा भाई तरक्की करे, मैं तो चाहता हूँ पिताजी की नजरों के सामने गिरे, लेकिन बाप बेटे में तो नहीं होगा ये। बिल्कुल सही बोला आपने नवनीत, बहुत ही अच्छा बोला। बाप बेटे में नहीं होगा, भाई में हो सकता है। लेकिन पता है क्या है, हमने स्टोरी सुनी है, हो सकता है भाई में भी ना हो, राइट, लेकिन वो आपकी स्टोरी बोल रही है, एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन, एंड वी आर एक्टिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ मिसट्रस्ट। राइट, we are acting from a place of outsmarting each other but trying to show we are friends. nahi chalega. So I think understand the differences, trust each other's intention, identify कि हमारा कहाँ पे divergence, and find common meeting ground. Right. और कौन सी चीज बात करके नहीं सुलझ जाती, मुझे बताओ। हमारी भी लड़ाइयाँ आपकी भी हुई होंगी, मेरी भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी मेरे दोस्त हैं 6 महीने बात नहीं करी, जिनके बिना 1 घंटा नहीं रह पाते थे, लेकिन कैसे रिजॉल्व हुआ कि चल भाई बात कर लेते हैं यार, क्यों खफा है यार, बैठ ना, चल, वो जरूरी है। ठीक है। सेकेंड और थर्ड जनरेशन के जो बच्चे होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, फैमिली बिजनेस में, उनको रेस्पेक्ट अर्न करने में इतनी मुश्किल क्यों होती है? इसका ना, मैंने जितने भी मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ, यू वोंट बिलीव नवनीत, मेरे पास ऐसे बड़े सारे लोग हैं, फादर मुझे बोल रहे हैं यार मेरे बेटे को समझा दो। मैंने कहा सर लेकिन साथ बैठ के कर लें। ना ना ना, मैं नहीं रहूंगा उस मीटिंग में, तुम उसको बता दो। मैंने कहा लेकिन मैं उसको क्या बोलूं? नहीं, वो टाइम से नहीं सोता, टाइम से नहीं उठता, मुझे उसकी हेल्थ की चिंता है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, मैं तो आपके घर में रहता नहीं, मैं कैसे उसको बोलूं तू देर से उठता है? तो तेरे को किसने बताया? दिस इज द सैड पार्ट ऑफ टुडेज जनरेशन। पेरेंट्स बच्चों को कुछ कहने से डरते हैं और बच्चे भी पेरेंट्स से कम्युनिकेशन नहीं करते। So first thing is, why do parents not respect children? There are only 2 reasons according to me. One is the actions of the children create a fundamental doubt in the mind of the previous generation कि यार ये वर्ड जो हिंदी का हरकत वर्ड है ना, बड़ी प्यारा वर्ड है, उसमें सब कुछ आ जाता है। एक्शन, उसका अंग्रेजी इक्विवेलेंट मुझे नहीं पता, उसकी हरकतें अगर ऐसी हैं तो भाई कैसे इसको मैं चाबी दूं? कैसे चाबी दूं? दैट इज वन रीजन। ठीक है। सेकंड रीजन ये है कि दे हैव अ बायस कि यार मैं ही चला सकता हूं। पहले वाले केस में बच्चे की भी गलती है, सेकंड वाले केस में ये है, क्या आपने उसको चांस दिया कि वो ये करे, फेल हुए, फिर खड़ा हुए, फिर फेल हुए, फिर सीखे और आगे बढ़े। साइकिल जब चलाना सीखते हैं भाई, टूटते हैं ना, गोडे किसके नहीं छिले, हड्डी भी टूटी है कहीं होगी, गोडे तो छिलते हैं, ये भी छिलेगा। कैसे गिर गया भाई? आजकल तो नी गार्ड ये वो फिर भी छिलते हैं, ठीक है। अब तुम कैसे गिर गया भाई तू? सेकंड प्रॉब्लम ये है दैट यू हैव नॉट अंडरस्टूड एज अ फादर व्हाट डज इट टेक टू ग्रूम समवन।
यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द SOP या प्रोसीजर, जैसे हमारे को हमारे बॉसेस ने सिखाया, राजीव ये करो, नहीं सर नहीं होगा, अरे करना यार, मैं खड़ा हूं ना, अरे जा यार डू दिस असाइनमेंट। मैंने कहा सर कैन आई गो एंड मीट अ क्लाइंट, जाओ भाई मैं हूं ना यार, कुछ होगा तो मेरे पे बोल देना मैंने भेजा था। ये होता है बॉस। फादर है ऐसा बॉस कि मुझे पता है कि नीचे यार नेट लगी हुई है तब मैं कूद सकता हूं, या तो यह है कि नेट पे भी गिरा ही क्यों। आई थिंक दे हैव नॉट अंडरस्टूड हाउ टू ग्रूम, सो बोथ। अच्छा सॉरी, सेम फादर अगर लेट्स से CEO भी हैं और दूसरे मैनेजर्स जो हैं जूनियर्स उनके लिए वो नेट बन जाते हैं, तो अपने बेटे के लिए गिरा क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्यों? एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, क्यों? इसको मेरे को चाबी देनी है, उसको तो निकाल सकता हूं ना, इसको तो चाबी दे, तो दे आर सेटिंग देमसेल्व्स फॉर फेलियर। सो आई थिंक in fact I really want to launch a program only for the patriarchs. I'm seriously thinking about it, that and with Masters Union of course, कि उनको पहले देखो क्या होता है ना, the best player is not the best coach, and the best coach is not the best player. Now the patriarch or the founder has never understood how to groom. ये भी एक आर्ट एंड साइंस है जो हमें कॉर्पोरेट में सिखाते हैं। जब मेरे पास सबॉर्डिनेट आया पहला, हाथ पकड़ के सिखाया, तो क्योंकि मेरे बॉसेस ने ऐसा किया ना, तो हमने सीखा उनसे, उनको कौन सिखा रहा है पेट्रियार्क को, सो वो ही, सो दिस इज द रीजन व्हाई द नेक्स्ट जन इज नॉट एबल टू अर्न रिस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट मैं बता देता हूं, ये तो हो गया फादर से, लेकिन जो नेक्स्ट जन है ना, उसको रिस्पेक्ट फादर से नहीं सिर्फ लेनी है, नीचे वालों से लेनी है, एम्प्लॉय से। और मैं इतनी कंपनियों में काम करता हूँ, ये आ गए भाई साहब 12 बजे सो के उठते हैं, लाडले साहब, लाडले साहब 2 बजे आते हैं, मेरे से पूछ रहा है, बता दूंगा चलो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, समझेगा? मेंटेनेंस की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात, डज ही अंडरस्टैंड? सो आई हैव सीन नवनीत दैट पीपल हु अर्न रिस्पेक्ट एज नेक्स्ट जन, उन्होंने उन लोगों के साथ काम किया, उनको अपना बॉस मान के काम किया दिल से। गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब यह है कि सर आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मैं आपसे शिक्षा लूंगा जी। लेकिन व्हाट हैपेंड, आज मैं लेट्स से मैं अपने फादर का बेटा था, 25 साल में मैं आ गया, मैंने मैन्युफैक्चरिंग हेड के नीचे भी काम किया, सेल्स हेड के नीचे, फाइनेंस हेड के नीचे, HR हेड के नीचे, वगैरह वगैरह, लेकिन एट द एज ऑफ 32 आई बिकेम अ डायरेक्टर। अब ये मेरे सबऑर्डिनेट हो गए, लेकिन रिस्पेक्ट तब भी बनी रही, क्योंकि उन्होंने देखा है कि यार इसने भी मेरे साथ मिलके पापड़ बेले हैं। जब आप पैराशूट लैंडिंग करते हो ना, और आप अरे जी मैं तो ये हूं, कभी नीचे वाले की रिस्पेक्ट नहीं बनेगी। अब मैं आपको दोनों बातें कनेक्ट करता हूं। जो पिताजी है ना, वो नीचे वाले से पूछ रहे हैं आपके बारे में, कैसा है, सही है, टाइम पे आ रहा है, समझता है, क्योंकि वो पहले से है 20 साल से। सर गधा है, मतलब बोलेगा नहीं क्योंकि बोलेगा है, पर बोलेगा सर ठीक है, बढ़िया है सर। इसका जवाब आपको समझ में आ गया ना, बढ़िया है सर का मतलब क्या है कि बकवास है। तो ये रिस्पेक्ट अर्न करना ये बड़ी गेम है, इट्स अ मैराथन, एंड आई एम सेइंग थ्रू योर दिस पॉडकास्ट दैट द नेक्स्ट जन हैज टू अंडरस्टैंड कि नीचे वाले की भी रिस्पेक्ट जीतनी उतनी जरूरी है जितनी ऊपर वाले की, और वन आइदर और नहीं है, दोनों है, दोनों तभी कामयाब होगे, वरना ग्लोरीफाइड डायरेक्टर जिसकी मैनेजर की भी पावर नहीं है वही रहोगे, 100 रुपए भी पूछ के खर्चोगे। अच्छा एक बहुत ऑनेस्ट क्वेश्चन और ऑनेस्ट आंसर चाहिए मुझे। आपने इतने लोगों को कोच किया होगा, फर्क पड़ता है? बड़ी बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। सो देखो, मैं ईमानदारी का जवाब ये है कि आई ऑल्सो सेलेक्ट वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि क्या है, देखो दिन में तो उतने ही घंटे हैं जी, मास्टर्स यूनियन का भी काम है, वो भी कोर्स चलाना है, तो आई टेक वेरी सेलेक्टिवली, जहां पे एक ही क्राइटेरिया है, चेंज करने की इच्छा है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, वन इज यू टेक द पीपल हु हैव अ बर्निंग डिजायर टू चेंज, एंड लेट मी टेल यू नवनीत, जिसमें बर्निंग डिजायर ऑफ टू चेंज एंड टू डू बेटर है ना, ही डजंट नीड राजीव गुप्ता, उसको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन भूख चाहिए। लेकिन उल्टा भी है, कौन चेंज नहीं होता, चलो यार फादर ने बोला या किसी ने एडवाइस दी कि चेंज हो जाओ, वो नहीं चेंज होता। सो द ओनली प्री रिक्विजिट दैट इफ यू हैव दैट बर्निंग डिजायर टू चेंज
एंड यू आर विलिंग टू लिसन, तो थोड़ा बहुत नहीं, एक्सपोनेंशियल चेंज आता है. मतलब व्हेन आई एम सेइंग एक्सपोनेंशियल, लाइक you know the kind of targets you will not set, like 50% growth year on year, 100% growth on year. That is not a good way to set target. But इन चीजों को अगर आपने ठीक कर लिया, that's the kind of exponential curve you can go into. Why? Exponential curve क्यों है? क्योंकि वो wealth आप दबा के बैठे हुए थे और आपने उसको explode उस potential को नहीं होने दिया. You got it? Yes. थोड़ी बहुत चीजें ठीक करके वो पैसा आपके पास ही रखा हुआ था, वो आपने उसको अनलॉक एंड अनलीश कर दिया. You have to unleash that tiger. Right. So फर्क पड़ता है. बिल्कुल. और लोग चेंज होते हैं. 100% होते हैं. और क्या होता है ना कि जब चेंज होते हैं ना, तो फिर उनकी देखा देखी, फिर यू आर ट्रिगरिंग. जस्ट इमेजिन इन अ सोसाइटी अ डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज. यार तेरी कंपनी बड़ा ठीक कर रही है भाई, यार तेरा बिहेवियर बड़ा डिफरेंट है, बात करने का तरीका चेंज हो गया. अच्छा तेरा बेटा भी आ रहा है आजकल, अरे यार तेरा सीईओ भागा नहीं, तेरा 2 साल से सीईओ लगा हुआ है. ये लोग जिनके साथ आप गोल्फ खेलते हो या सोशलाइज करते हो, बोलेगा जरूर ये. उसको लगेगा यार मैं तो चेंज हो रहा हूं. और फिर अच्छा भाई कैसे हुआ, क्या करके आया, कौन है तेरा कोच, कौन है तेरा कंसल्टेंट, कहां से मास्टर यूनियन से कोर्स किया है, लाइक दैट. और एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर ए गोल्फर इज अगर बेटे के साथ गोल्फ खेल रहा है. अमेजिंग. मतलब उससे बड़ा उनके लिए कोई अचीवमेंट ही नहीं. एग्जैक्टली. बट वही है ना, रिलेशनशिप इज अ 2-वे ट्रैफिक. एक कदम तुम चलो, एक कदम मैं चलूं, फिर एक कदम तुम चलो, फिर एक कदम मैं चलूं, वो होगा तो सब ठीक होगा. राइट. ओके, एक जो लाइन है बोलते हैं, फर्स्ट जेन बिल्ड्स, सेकंड जेन कंसोलिडेट्स, थर्ड डिस्ट्रॉयज. ये इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है? अगर कुछ नहीं करोगे, डिफॉल्ट सेटिंग यही है. यही है जो भगवान ने डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हमको भेजा ना सबको, अगर वो स्विच चेंज नहीं किया तो यही होगा. क्या इसको इसकी ये लेकिन ना प्रारब्ध नहीं है. मतलब इट कैन बी चेंज्ड. ओके, इट कैन बी चेंज्ड बाय अंडरस्टैंडिंग कि कंपनियां फेल होती हैं. डिफॉल्ट सेटिंग है, पहले रिकॉग्नाइज, सेम सिस्टम वही है, पहले रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड एक्नॉलेज कि भाई कुछ नहीं करूंगा तो होगा. देन टेक थिंग्स और कंपनीज एग्जांपल्स व्हिच फेल्ड, टेक कंपनीज एग्जांपल्स व्हिच सक्सीडेड. उसने क्या किया क्या नहीं किया, इसने क्या किया क्या नहीं किया, मर्ज करके अपना एक्शन प्लान बना लो. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेकिन ये है, जो मैं ये आज कहना चाहता हूं भाई, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं बिजनेस स्कूल में, केस स्टडीज कौन सी हैं? रिलायंस, टाटा, गोदरेज, मैरिको, 1 लाख करोड़, 50,000 करोड़. आपकी कंपनी कितनी बड़ी है? 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़. वो नहीं चलेगा वहां पे. सो टेक एग्जाम्पल्स विच कम क्लोजेस्ट टू यू, आइदर इन इंडस्ट्री और साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, जो हमने पहले बात करी. उसमें आप 3 एग्जाम्पल ले लो, एक मत लेना. एक को मैं बोलता हूं ओवर जनरलाइजेशन प्रॉब्लम, स्टैटिस्टिकली इनवैलिड है वो. 3 या 4 सैंपल ले लो, वो 3-4 ये ले लो. हाउ डिड ही सक्सीड, हाउ डिड ही फेल, डूज एंड डोंट्स, मर्ज इट, मेक एन एक्शन प्लान, एग्जीक्यूट. 100% this can be avoided, but I will flip it. It has to be avoided. It has to be avoided. Why? ओनर को फर्क नहीं पड़ता है सर, वो अमीर ही रहता है. इतनी प्रॉपर्टियां बन गई होती हैं, फार्म हाउस भी बन गए होते हैं, शेयर्स भी इतने होते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता. किसको फर्क पड़ता है? जो एम्प्लॉइज होते हैं. जब थर्ड जेन डिस्ट्रॉय करती है ना, अगर आपके यहाँ 100 एम्प्लॉय हैं तो 100 फैमिलीज को आप खराब कर रहे हो. क्योंकि ऐसा नहीं है कि उनके लिए रखी पड़ी है जॉब. They might, their careers might get spoiled. They might have a financial setback. And second, ये थोड़ा सा philosophical है, but that is also affecting our country. Of course. If only 10% of the companies are surviving beyond third generation, and अगर वो 10%, 80% हो जाए, तो मेरी इकोनॉमी में तो वैसे ही आग लग जाएगी. बिल्कुल. पहले आप बना रहे हो, फिर थर्ड जनरेशन में डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फिर बना रहे हो, फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हो. भाई उसको मेंटेन ही कर लो, उसको इन्फ्लेशन बेस्ड ग्रोथ कर लो. तो ये मैं कह रहा हूं. आंसर, सॉरी स्लाइटली लॉन्ग आंसर, जरूरी है चेंज करना एंड पॉसिबल है. एंड इसके लिए प्रोवन मेथड्स हैं. ऐसा नहीं है कि राजीव जी बोल रहे हैं, भाई मैं नहीं बोल रहा. साइंटिफिकली प्रोवन मेथड्स हैं कैसे करना है. इट कैन बी इजिली डन, बट विल पावर चाहिए एंड एग्जीक्यूशन करने की इच्छा शक्ति चाहिए, तो हो जाएगा.
कुछ नहीं करोगे तो यही है। अच्छा, जब फिलॉसफी की बात की आपने, तो आप रामायण और महाभारत का भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट यूज करते हो। बिल्कुल। तो एक सबसे फेवरेट कॉन्टेक्स्ट क्या होगा आपके लिए? देखो मुझे क्या लगता है कि ओनर्स के लिए, मैं ओनर्स की ओनर्स के लिए लीडरशिप सिखाती है। ओनर्स के लिए मेरे मेरे कजन ब्रदर थे, जो मेरी पहली एक बुक थी वो अध्यात्म पे थी, जी। उन्होंने ट्रांसलेट की थी, सो ही वाज माय कजन। उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा, आई यूज्ड टू से बंदे को पैशनेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, जुनून जज्बा, हम थोड़े ड्रिवन टाइप के रहे ना, पढ़ाई पढ़ाई में कुछ करके कुछ कर गुजरना है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये जो ठंडे लोग हैं ना, जिनको गुस्सा ही नहीं आता, जो कुछ नहीं, वो बेकार है। उन्होंने कहा राजीव मुझे एक चीज बताना। मैं कहा हाँ। कहते इमेजिन द टाइम व्हेन राम वाज अबाउट टू शूट द लास्ट एरो इनटू रावण's बेली। ठीक है, कहते वो सीन आप इमेजिन करो, आप तो नहीं थे उस वक्त, तो मैंने इमेजिन किया। कहते फेस पे कैसा गुस्सा था, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, अब आया तुम्हें, जो बॉलीवुड, ऐसा फेस आप इमेजिन करते हो राम का? मैंने कहा नहीं, वो तो राउडी राठौर एंड सिंघम में ही होता है। सही बात है। कहते उनका फेस तब भी काम था ना, बीवी को उठा के ले गए, फिर भी उन्होंने कामली मारा ना। तो छटपटाहट एंड हड़बड़ाहट से सिर्फ नहीं होता है, काम, पॉइज, कन्विक्शन, फोकस, ये सब था राम में, हड़बड़ाहट नहीं थी। तो आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स दैट वी एज अ सोसाइटी, मैं बड़ा बिजी हूं यार, टाइम नहीं है यार, हड़बड़ाहट है, ये वो। रामचंद्र जी का फेस इमेजिन कर लो, काम था, पांव छू के गए हैं कैकेयी जी के, है ना, जो जंगल भेज दिया, सब कुछ मेरा होने वाला भैया कोरोनेशन, मेरे को राजा बना रहे हैं, पांव छू के आशीर्वाद लेके मैं जा रहा हूं। तब भी फेस पे कुछ था क्या? शिकन, मैं छोड़ूंगा नहीं, आगे बताऊंगा, 14 साल की बात है। सो फर्स्ट आई वांट टू टेल ओनर्स, भैया तुम अगर इस देश में पैदा हुए हो, राम से सिर्फ एक चीज सीख लो, हड़बड़ाहट, गुस्सा, बट ही हैड फोकस, ही हैड द कन्विक्शन, ही किल्ड रावण अल्टीमेटली, राइट। बट वो हड़बड़ाहट नहीं थी, पहला पॉइंट। और महाभारत से मैं सिर्फ ये कहता हूं, देर आर लेसन फ्रॉम बोथ साइड्स, पांडव एंड, तो मैं ये कहता हूं जो पुत्र मोह है ना, एक तो पुत्र मोह और एक दुर्योधन की एरोगेंस, इससे बचो। राइट। और लास्ट पॉइंट फ्रॉम द पॉजिटिव, फ्रॉम द पांडव साइड, कि अगर आपको सही मेंटर बन गया ना, मिल गया ना लाइफ में, ठीक है, तो वो चाहे शस्त्र ना उठाए तो आपकी नैया पार लगा देगा। तो आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड, मैं तो इतने गुरु अच्छे अच्छे मिले हैं, आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ यार, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे पिछली लाइफ में, इस जन्म में पता नहीं क्या करें हैं। अच्छा मेंटर आपको मिल गया ना, तो आपकी नैया पार है, नहीं तो 100% डूबोगे, 100% डूबोगे, और कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं। So this is, one lesson from each of the scriptures, which I think we all should, take care of. कभी भी अपने इस जो कोचिंग करते हैं आप, कभी भी जेन्युइनली सक्सेसफुल बिजनेस को ईगो की वॉर की वजह से कोलैप्स होते हुए देखा है? क्योंकि सब में ईगो आता है, सब लोग ईगोइस्टिक हो जाते हैं सक्सेस के बाद। तो नवनीत मैं ये बोलूंगा, बहुत ज्यादा देखा है और अक्सर देखा है। कोलैप्स दो तरीके के होते हैं। सपोज मैं एक 200 करोड़ की कंपनी हूं और 10 साल से मैं ग्रो नहीं किया हूं, बंद नहीं हुआ हूं, वो भी खत्म ही है ना। एक तो इस तरीके का है। दूसरा ये है, टूट गए, हिस्से बन गए, और जो हिस्से हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। और तीसरा है, ताला लग गया। सो मैं कह रहा हूं ये जो फेलियर के भी 3 कॉन्टेक्स्ट है, नॉट ग्रोइंग, स्टैग्नेंट, ब्रोकन अप, एंड क्लोजर या बैंक्रप्सी, या डिडंट पे द लोन्स एंड यू हैड टू क्लोज द कंपनी। इन ऑल द केसेस आई फील वी मे थिंक मार्केट, कॉम्पिटिशन, मेरे लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, गलत बंदे मिल गए, उसने मुझे चीट कर दिया, सब कहानियां, स्टोरीज और एक्सक्यूजेस हैं। एक ही रीजन है, आपकी ईगो, आपकी नॉट सीइंग द रियलिटी, आपका ना सुनना, ना देखना, ना ऑब्जर्व करना। क्योंकि आपकी जो सारी सेंसेस हैं वो आई, मी, माइन में ही घुसी हुई हैं, और आपको लोग वही सुना रहे हैं जो अपनी नौकरी चला रहे हैं, वो आपकी बर्बाद कर रहे हैं जिंदगी, लेकिन आपको बड़ी खुशी मिल रही है। I will say majority of the cases, I can even bet and say 100% of the cases, it is only because of not having the right heart set, mindset, listening ability, humility to listen, change। वो कर लेते तो कोई कंपनी खत्म ही ना हो। सुनोगे तो एक्शन लोगे ना,
ओके, एक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन है और आई एम श्योर बाकी लोग भी फेस करते होंगे। मैं देखता हूँ कि कोई भी कंपनी है, और स्पेशली अगर स्मॉल साइज कंपनी है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़, वो 2 साल, 3 साल, 4 साल या लाइफ में भी एक डाउनवर्ड फेज आती है। फिर वो ठीक करते हैं, संभालते हैं खुद को, फिर आगे जाते हैं। साल भर 2 साल लगता होगा ठीक होने में, वापस से फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल में वो नीचे आते हैं। सो ये इनविटेबल है, या इसको अवॉइड कर सकते हैं, या क्या है ये और ये सिर्फ इन साइज कंपनी में आती है या सबके साथ ऐसा ही होता है? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एस शेप कर्व, राइट। ठीक है ना। सो मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत कम ऐसी कंपनियां होंगी जो इतनी प्रोएक्टिव हैं कि मैंने एंटिसिपेट कर लिया, एस शेप कर्व्ड है, पहले इनोवेट कर लिया, पहले ठीक कर लिया, बहुत कम है। और हर बार नहीं होता है, क्योंकि जब मैं अच्छा कर रहा होता हूँ तो भाई क्यों बैठे बैठे, माल बिक रहा है ना, कुछ और सही चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना, इसकी ऐसे क्यों करूं। जब थोड़ा सा थप्पड़ लगता है मार्केट से तब आप चेंज करते हो। सो द पॉइंट इज देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज हु कैन एंटिसिपेट दैट यू विल गो डाउन, टेक अ प्रोएक्टिव मेजर एंड अवॉइड गोइंग डाउन। वेरी फ्यू, बट देयर विल बी वेर यू हैव अ वेरी वेरी ड्रीम टीम, ब्ला ब्ला ब्ला। इंपॉर्टेंट ये है, जब आप नीचे जा रहे हो तब आप में इतनी अकल होनी चाहिए कि भाई अब कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप उसके भी डिनायल मोड में हो, अरे ये तो वक्त की बात है, अरे ठीक है 1-2 साल बाद देख, तब वो नीचे के नीचे ही जाओगे। सो मैं कह रहा हूं, कमिंग डाउन इज इनएविटेबल फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। सी, आई कैन फिक्स व्हाट इज इन माई 4 वॉल्स। राइट। गवर्नमेंट पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स आजकल चल रहा है, यू नो, देयर कैन बी समथिंग कैन हैपन, एआई हो रहा है। बिल्कुल। अ बिग कॉम्पिटिटर को, खासकर जो छोटी कंपनीज है ना, आई मीन आई एम सेइंग छोटी मींस लेट्स से मिड साइज कंपनी, 100-200 करोड़, दे आर स्क्वीज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। एक अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर आके अंडर कट कर सकता है, खर्चे उसके कम है, खत्म कर देता है, ठीक है, किसी भी प्राइस से बेचेगा। डीप पॉकेट्स वाला आ गया, या तो इसको बंद करूंगा या खरीदूंगा, दिस इज अ फैक्टर बियॉन्ड योर कंट्रोल, तो आप नीचे जाओगे। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आ गया ना दुश्मन, चलो भाई बैठ के डिस्कस करते हैं भाई इसको कैसे जीतना है, तो आप दोबारा से एस कर्व में चले जाओगे। इंपॉर्टेंट प्रिवेंट करना ही, सिर्फ प्रिवेंट कर लो अच्छी बात है भाई, प्रिवेंट नहीं कर सकते उसको एड्रेस तो कर लो, एनिमी को आइडेंटिफाई करो, एनिमी की भी कोई ना कोई वीकनेस तो होगी। इट्स एन आर्ट ऑफ वॉर, बिजनेस इज वॉर, नथिंग एल्स। कभी वो जीतेगा, कभी मैं जीतूंगा, अल्टीमेटली जंग में ही जीतूंगा। आई मे लूज अ फ्यू बैटल्स एंड दिस इज व्हाट माय बॉसेस टॉट मी, क्योंकि आई यूज्ड टू ट्राई टू विन एवरी बैटल, यू नो, वेरी ग्रेटफुल। जज्बा वाले होते हैं ना, एक बार भी एक आर्ग्यूमेंट भी कैसे मेरे से आगे जीत गया। सही बात। तो मेरे एक बॉस ने बताया, बेटा इधर आओ, यू वांट टू विन द बैटल और वॉर। मैंने कहा सर एक ही चीज है। कहते एक चीज नहीं है, यू कैन लूज अ फ्यू बैटल बट यू शुड विन द वॉर। सो दे नीड टू लर्न दिस। यार वॉर जीतनी है ना, एनिमी की कोई तो वीकनेस होगी, बिल्कुल, उस पर स्ट्राइक करो और आगे बढ़ो। ओके, आपके हिसाब से एक अच्छा सक्सेसर और एक ग्रेट सक्सेसर में क्या डिफरेंस? ओके, देखो अच्छा सक्सेसर मैं बोलता हूं मैनेजर है, मेंटेनर है, बर्बाद नहीं किया पिताजी की वेल्थ को। हिंदू ग्रोथ रेट या इन्फ्लेशन को 8-10% ग्रो करता रहा, उसको मैं अच्छा मानता हूं। उसको भी मैं छोटा वाला सलाम मारता हूं कि चल भाई तूने संभाल लिया, चला लिया, परिवार को साथ रखा, एंड 8-10% ग्रोथ रेट, आई एम जस्ट सेइंग, यू नो, यू टेक दैट आई कॉल एज अ गुड successor. A great successor is who changes the trajectory of the company. When I was 25 years old, my company was 500 crores. At the age of 32, my company was 1000 crores. Let's say 7 साल में डबल हो गई. But at the age of 55, it was 20,000 crores. तब मजा है। तब जब मैं रात को पिलो पे सोता हूँ ना, कहता हूँ यार I have been a worthy son. देखो हर एक बेटा ना, आप भी बेटे हो, अल्टीमेटली हम अप्रूवल अपने पेरेंट्स से ही सीख कर रहे होते हैं। पापा इतने मार्क्स आए, पापा मैंने म्यूजिक में ये जीता, पापा मैंने स्पोर्ट्स में ये जीता, वो हम बच्चे ही रहते हैं। तो जब आप सोओगे ना 20,000 करोड़ की कंपनी बना ली, तब आपको खुशी मिलेगी, दैट इज अ ग्रेट सक्सेसर। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ग्रोथ रेट करते रहे तो वो, यू नो, ही इज अ गुड सक्सेसर। बर्बाद कर दिया तो इधर आओ, उसको बुलाओ जरा, तो बात ही नहीं है, फिर तो क्लास में भी आने की जरूरत नहीं है, बर्बाद करने के बाद क्या ही करेगा। ओके, एक क्वेश्चन है, उसका 2 एस्पेक्ट है। जैसे जब कलीग्स जो है वो कजन्स हो,
या आज के सिनेरियो में बहुत सारे स्टार्टअप से दोस्त मिलके स्टार्टअप करते हैं, कलीग्स जब दोस्त हो, तो उसमें कैसे प्रोफेशनलिज्म लेके आएंगे, अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करें? बड़ा सिंपल है, एंड आई थिंक दिस इज अगेन अ सैड थिंग विच आई सी इन मेनी कंपनीज. देखो, प्रोफेशनल कंपनी में क्या है, मैं शाम को आपके साथ दारू भी पीता हूँ, मेरे घर पे भी आते हो, छुट्टियां भी साथ मनाते हैं जी. भाई, तू मेरा है सबॉर्डिनेट, बॉस मैं हूं. प्रोफेशनल कंपनी में कर सकते हो, कजन में कैसे करोगे? डिफाइन करना पड़ेगा. इवन जब आप को फाउंडर हैं, somebody, suppose there is a difference of opinion, I will answer it very simply. You are my cousin, ठीक? There is a difference of opinion. आप बोलते हो लेफ्ट जाना है, मैं बोलता हूँ राइट जाना है. डिसीजन कैसे होगा? कैसे होगा? कोर्ट में जाओगे? नहीं. या तो पेट्रियार्क हो जो बोले भाई दोनों की सुन ली, लेफ्ट जाना है, मैटर इज ओवर. अब पेट्रियार्क पिताजी नहीं है, दादाजी नहीं है, हम दोनों हैं. आप बोल रहे हो लेफ्ट, मैं बोल रहा हूँ राइट, दोनों ने अंगद का पांव रख दिया, कंपनी टूटेगी. बिल्कुल. इसका तरीका क्या है? डिसीजन मैट्रिक्स बना लो. These decisions we will do by consensus. These decisions we will do by veto. आपकी वीटोइंग पावर आप कर देना. मैंने व्यू रखा, आप बेसिक, चलो हम दोनों को फाउंडर हैं, बट आप सीईओ या एमडी हो, ठीक है भाई, मैं मान लूंगा. ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना. जैसे have you understood what I'm saying? बिल्कुल. मैं भी फाउंडर था, तू भी को फाउंडर था भाई, ठीक है. बट इफ देर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, you have to decide. A decision matrix is a proven model. Can be by consensus, can be by majority, and can be by veto. Right. You decide that. तो फिर लड़ाई नहीं होगी. इसने मेरी नहीं सुनी, ये क्या समझता है. और कई फैमिली बिजनेस के लिए मैं कहना चाहता हूँ, I ask even in our course and others, दादाजी हैं, चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं और हम हैं, 5 लोग हैं. कौन क्या देखता है? सब देखते हैं. सब देखते हैं. मैंने कहा सेल्स का टारगेट अगर 100 करोड़ था और 80 हुआ, हाँ जी, तो मैंने कहा कौन किसको डांटेगा? कहता सर ये क्या सवाल है. मैंने कहा भाई अगर मैं सेल्स हेड था तो मुझे पता है कि मेरा डायरेक्टर मार्केटिंग और प्रेसिडेंट मुझे डांटेगा, और डांट किसकी पड़ेगी? यहाँ वही क्लियर नहीं है. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, व्हेन देयर आर कजन्स और फ्रेंड्स, डेलीगेशन, अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी क्लियर एंड रिपोर्टिंग हैज टू बी क्लियर. यार मैं, आई एम अकाउंटेबल टू दिस पर्सन, ही माइट बी माई ब्रदर. इंडिया में एक चीज देखो पॉसिबल नहीं है, आप अपने से छोटे को नहीं रिपोर्ट कर सकते. सही बात. मैं सीधा आपको बोल रहा हूं, ये मैंने कंपनियों में भी देखा है. मैं अगर 50 साल का हूं, मेरे लिए 40 ईयर को, अगर रियली वो बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन मुश्किल होता है. भाई अगर है, कजन हो चाहे रियल ब्रदर हो और केपेबल हो, और मैं बड़ा भाई छोटे को नहीं कर पाए. आज हम उस स्टेज में नहीं है सोसाइटी की. बट देन यू फाइंड अ मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द गाय, बट मेक श्योर डिसीजन सही लिया जाए. बट ये डिफाइन करना जरूर है नवनीत की, इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हेन देयर आर फैमिली मेंबर्स, हाउ विल वी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन? सिंपल. Okay, next comes Gen Z. So how do you anticipate the role of Gen Z in family business? So देखो, Gen Z के लिए मेरे को क्या लगता है कि Gen Z can change the trajectory and make that 1,000 to 10,000, 20,000 crores कैपेबिलिटी है. बिल्कुल. लेकिन उनको जिस चीज में मजा आता है और जो जनरल लेगेसी बिजनेस है, उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है. सो इसका आंसर सिंपल ये है, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्लियर जनरेशन टू थिंक कि यार वो अलग हैं, तो ज्यादा ही अलग हैं. तो उनके साथ एक आप सेटिंग ऐसी करवा लो कि आप इतने घंटे आओगे, नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल डिसाइड कर लो. नेगोशिएबल क्या है कि चल भाई तू 9 बजे नहीं आ सकता, 11 आ सकता है. ये छोटी छोटी बातों में मैं कह रहा हूं लड़ाई हो रही है बहुत ज्यादा. ये 12 बजे आता है, 2 बजे आता है, वो कहता है मैं 2 आता हूं, मैं बैठता हूं तो 10 बजे तक हूं. कहता नहीं तू 2 क्यों आता है? सो मैं कह रहा हूं नेगोशिएबल एंड नॉन नेगोशिएबल डिसाइड कर लो. इट इज इंपॉर्टेंट दैट द जेन जी रियलाइजेस आई एम गुड एट दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड आई एम बैड एट दिस. देखो मेरे को गाना पसंद है, लेकिन मैं बहुत ही गंदा गाता हूँ, रियल भी है, बहुत गंदा गाता हूँ, ठीक है, और मुझे पता चल गया मुझसे बेटर होंगे. क्योंकि कॉलेज में लोगों ने बोल दिया यार भाई रहने दे कर यार, बाथरूम में भी नहीं सुना जाता, ठीक. तो मेरे को पता होना चाहिए मेरा इंटरेस्ट है लेकिन कैपेबिलिटी नहीं है. दैट इज वन. बट आई थिंक हाउ टू यूज द जेन जीज कैपेबिलिटी इन द फैमिली बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट और जरूरी है.
क्योंकि ये कहना कि ये बेकार है, इसका इंटरेस्ट नहीं है, हम मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, डिजिटल वाले, ये सब बेकार की बातें हैं. यू हैव टू फॉर्म अ मेथड वेयर द जेनजी कैन कंट्रीब्यूट टू द फैमिली बिजनेस. करना तो पड़ेगा ना, कौन चलाएगा? बिल्कुल 100%. तो है ही वही, तो चलाना ही पड़ेगा. ओके, एक क्वेश्चन जो सोचना है, जिसमें अगर आप पास्ट का कोई भी एक बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट्स को रीराइट कर सकते थे तो वो कौन सा होता? तो मैं ये कहता कि, और उसमें क्या चेंज करते आप? मैं ये चेंज करता कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ ज्यादती करी, मेरे को दिल पे लग गया, मैं कुछ नहीं बोला. फिर मेरे बड़े भाई ने प्रॉपर्टी खरीद ली, रियल केस बता रहा हूँ, सिर्फ नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं वही सोच रहा था. रियल केस बता रहा हूँ. घर ले लिया बड़ा, अपने नाम पे ले लिया, मेरे से जॉइंट बिजनेस है, ठीक है, मुझे नहीं बताया, कोई नहीं, बड़ा भाई है, हम एक ही घर है, ठीक है. फिर ट्रेड नेम कंपनी का अपने नाम पे रजिस्टर कर लिया, इंडिविजुअल, तब भी मैंने साइन किया, ठीक है. फिर धीरे धीरे शेयर्स अपने पास कर लिए. अब टिपिंग पॉइंट पे आ गया, अब ट्राई कर रहा है मुझे भारी करने के लिए, ठीक है. दिस इज अ रियल स्टोरी. नाउ व्हाट वुड हैव हैपेंड डिफरेंटली? जब पहली बार लगा ना ये, तो बड़ा हो या छोटा हो, भैया, आई हैव टोल्ड माई बॉसेस, आई कैन टेल यू, जिनको मैं रियली दिल से आज भी रिस्पेक्ट करता हूं, सम आर अलाइव, सम हैव पास्ड अवे, पांव भी छू सकता हूं मैं उनके, लेकिन मैंने बोला है अपने बॉस को, सर आपने ये चीज वहां बोली, और अलग से 1 to 1 कि सर आज आपके साथ शाम को बैठना है मुझे, सर बियर पिलाओगे, चाय पिलाओगे, खाना खिलाओगे, या मैं आपकी गाड़ी में आ रहा हूं, मेरी गाड़ी पीछे में ड्राइवर ले. आई हैव डन दिस बिकॉज आई हैव, सर ये वाली ना बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, अरे क्या राजी, मेरा ये मतलब नहीं था, सर आपका मतलब ना मेरे दिल पे लग गई, सर सॉरी, शायद मैं ना सेंसिटिव हूं. ही चेंज्ड. अगर वही छोटा भाई बोलता कि भैया आपने ना 4 लोगों के सामने मुझे ऐसा बोला, ये ठीक नहीं लगा, भैया प्लीज थोड़ा सा थ्रेटन नहीं, यू कांट थ्रेटन हिम एंड से देख लियो, आगे से मत करियो, नहीं, तो खराब हो जाएगी. प्यार से बोलो कि भैया अच्छा नहीं लगा, तो उसके ब्रेन में क्या सिग्नल जाता, भाई ही विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन. वो भी समझदार है, वो मेरा बॉस भी समझदार था. आज तो राजीव ने प्यार से बोला है, हो सकता है कल को मेरे को वहीं पे जवाब ही दे दे. समझ गए सर क्या बोल रहा हूं? तो वन थिंग आई वुड चेंज इज, एट द राइट टाइम व्हेन यू फील द फर्स्ट पेन विद एनी फैमिली मेंबर, हैव द कॉन्वर्सेशन, बिकॉज वो ऐसा नासूर बनेगा ना, इट विल बिकम विद सो मच ऑफ पस एंड सो मच ऑफ पेन दैट इट विल बर्स्ट, इट माइट बिकम कैंसरस, इट विल ब्रेक. एक और एग्जांपल लेते हैं. अगर हम 2 दोस्त हैं और एक दोस्त ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, क्या मैं उसके साथ हंसी मजाक कर पाऊंगा? नहीं. जब तक क्लियर नहीं करूंगा. करेगा मन सर? करोगे ना क्लियर? फैमिली में भी कर लो यार, इतनी कला तो सीख लो. एंड देयर आर डिफाइंड कोर्सेज विच वी टीच, विच इज कॉल्ड आर्ट ऑफ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस. देयर इज अ डिफाइंड कोर्स, इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन. राइट. You have to but do that course. You have to understand. ये जरूरी है. ये जरूरी है. ठीक है. एक आउटडेटेड बिजनेस रूल जो आप चाहते हैं कि इमीडिएटली बंद हो जाए हमारे यहाँ पे बिजनेस में? एक तो ये है कि हमारा ना बहुत ज्यादा पेट्रियार्कल है हम लोग. वी आर वेरी पेट्रियार्कल, ठीक है. एंड दूसरा ये है कि द सीनियर इज ऑलवेज राइट. अभी भी हम लोग ना उसी में, यार पापा ने बोला ठीक ही होगा, यार कैसे बोलूंगा, बदतमीज भी नहीं होना. See, I always give this example and at other places. Dad, what you're talking is crap. ये नहीं होगा हमारे देश में. अमेरिका में हो सकता है. पापा ने बोला है, मुझे पता है, कैसे बोलूं? दोनों ही गलत है. So one thing I want to change is that there should be psychological safety within the families, that any member, irrespective of age, can express his opinion. Right. चाहे उसको अलग फोरम में करो, 1 to 1 करो. I think this one single thing has to change. और मैं ये बोलता हूँ नवनीत, कॉर्पोरेट में भी होना चाहिए. क्योंकि कॉर्पोरेट में क्या होता है, ये सुनेगा तो है नहीं, बॉस को बोला मेरे को निकाल देगा, अप्रेजल खराब करेगा, तो अंदर ही अंदर अपनी दर्द सहन करते हो या कंपनी छोड़ के चले जाओ. पापा को मम्मी के थ्रू बोलने तो बहुत बढ़िया. अगर वो मम्मी की सुनते हो, पता चला मम्मी को थ्रू बोलो और जानी दुश्मन, अच्छा तू डायरेक्ट नहीं बोल सकता था, इसकी सुनूंगा मैं. दैट गाय शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर द वाइफ.
Right. And if he is very, male chauvinistic, he will not have. But you are right. In many cases, Navneet, I agree. The wife works. Right. But in my experience, I can also say, कई बार कोई और भी आउटसाइड दोस्त भी वर्क कर जाता है. Yes. मेरे फादर के ये बचपन के दोस्त हैं. हाँ, उनके पास चले जाओ. उनके पास चले कि सर मैं बड़ा परेशान हूँ, आप तो भला ही चाहते हो ना मेरा, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ. आप उनको इनडायरेक्टली, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आया था आपके पास. करो, तरीका ढूंढो, साम दाम दंड भेद निकालो. बिल्कुल. कम्युनिकेशन. बिल्कुल. अगर आप किसी एक ग्लोबल बिजनेस लीडर को ला सकते हैं, पोच कर सके, और तो वो कौन होंगे और उनसे क्या सिखवाना चाहेंगे? अगर मैं पोच करके ला सकूं. ओके, आई थिंक आई हैव लॉट ऑफ एडमिरेशन फॉर मिस्टर आनंद महिंद्रा. ओके, because apart from his tweet, anything? Apart from his tweet, I hardly follow his tweets. Okay. But because I know people who work in Mahindra and Mahindra very closely at various levels, made, senior, top. So one thing I want to take from him is that he is a mix between Reliance and, Tata. Entrepreneurial है. Reliance में क्या है? जुनून, जज्बा, आगे बढ़ना है, मिलकर गुजरना है. Entrepreneurial है, क्विक है, बिट्स जाना है, ठीक है. मतलब कुछ अलग ही करना है. टाटा में क्या है? कस्टोडियनशिप, सबका भला हो, सोसाइटी का भी हो, 50% ट्रस्ट में चला जाए. आनंद महिंद्रा हैज प्लेड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, वेयर कंपनी इज ग्रोइंग बट देयर इज अ लॉट ऑफ कस्टोडियनशिप. कोई ये नहीं कह सकता कि आनंद महिंद्रा मालिक का है. एंड रिस्पेक्ट फॉर पीपल एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू चेंज व्हेन. अब महिंद्रा की कार्स देखो थोड़े साल पहले की. कई लोग, आई एम श्योर, उन्होंने भी अगर किसी बड़े कंसल्टेंट को हायर किया होगा ना, बोला भैया पैसेंजर कार से एग्जिट कर जाओ. लेकिन आज क्या कर रहे हैं? सो ही इज अ गाय, आई थिंक द बिजनेस विजन, पीपल मैनेजमेंट and a mix of entrepreneurial drive and custodianship. For this, I would love to have somebody like him, if I can. Of course. Definitely you are. So EQ before MBA, what is emotional quotient? How important is that for you? So देखो, फैमिली बिजनेस में और छोटे बिजनेस में EQ के थोड़ा मतलब अलग होता है. हम लोग EQ से क्या समझते हैं, resilience, focus, वो सब चाहिए. EQ का मतलब ये है, यार वो ना इस मीटिंग में बोला नहीं, उसको शायद ठीक नहीं लगा ये. यार ये जो बंदा था ना, इसके जो चेहरे की लाइन थी ना, शायद गुस्से वाले था इसका फेस, या ये ज्यादा उचक रहा है, सुपरफिशियल तो नहीं है. दिस इज द EQ which is needed for a business owner, including you. Of course. To read the face of people, the unspoken language. That is one. To understand कि मीटिंग में जो डायनामिक्स अनस्पोकन है ना, that is very important. जैसे यार मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया, ज्यादा जोर से तो नहीं डांट दिया, या मैं इतना ज्ञान तो नहीं दे रहा हूं कि लोग सो जाएं, मेरी चीज इररिलेवेंट तो नहीं है. सेल्फ अवेयरनेस एंड डीप एम्पैथी टू कनेक्ट विद पीपल एंड देयर अनस्पोकन इमोशंस इज अ प्री रिक्विजिट. आई एम सेइंग, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्री रिक्विजिट है अगर आगे बढ़ना है. दिस इज माई सिंपल डेफिनेशन ऑफ इमोशनल कोशेंट. अपने को समझो, अपनी इमोशंस को समझो, और दूसरे लोग, क्योंकि वो बेचारे एक्टिंग कर रहे हैं, वो उस एक्टिंग को समझो. क्योंकि मैं क्या करता हूं, अगर जब मेरा यार बोला नहीं, बुला लो मीटिंग के बाद. नहीं सर, मैं सोचा आप ये व्यू था. नहीं, बता भाई तेरा क्या व्यू है, तू स्पेशलिस्ट है यार. दैट इज इंपॉर्टेंट. दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ EQ. स्टार्टअप फाउंडर्स को तो लोग बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, बट जो फैमिली एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एम्पायर बनाते हैं, क्या उनको सही क्रेडिट नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि ग्लैमर नहीं है ना. ग्लैमर नहीं है और कुछ फैंसी चीजें नहीं कर रहे. आई थिंक इकोनॉमी, देश को वो लोग चला रहे हैं. 70% GDP, 60% एम्प्लॉयमेंट. जो स्टार्टअप है ना, ये थोड़ा टीवी प्रोग्राम, शार्क टैंक, ये वो, यहाँ 100 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया, हैपनिंग टॉक्स में चला गया, वो थोड़ा ग्लैमराइज हो गया है. बट and that's why young generation is also swayed towards that. So I think that gives me a good idea. I think we need to honor and sort of let people know कि ये जो so called dirty job, boring job, day in day out, फैक्ट्री में जाना, दूर जाना, भैया वो चला रहे हैं और देश को और भला कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा recognize कर लो यार. I think that's really required. They deserve actually more than the starters. एंड पर्सनली सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? मैं, मेरे लिए जी, मनी, लेगेसी, पीस ऑफ माइंड, इनर काम. तो देखो, मैं विचलित आत्मा हूँ, ठीक है, रेस्टलेस इंसान हूँ. उसमें सर गलती आपकी नहीं है.
बिजनेसमैन का खून है, शायद ये रीजन है। तो मेरी डेफिनेशन बहुत सालों से ये थी, फ्रीडम टू वॉक आउट ऑफ द मीटिंग्स एंड पीपल जिनके साथ अपना बहुत कोशिश के बाद भी नहीं जम रहा। मतलब आई डोंट वांट टू सफर, हाँ जी सर, ये सर। तो मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बड़ी सिंपल है, फ्रीडम। और ऐसा नहीं है कि लाइक अ जेनजी, आज बॉस ने कुछ बोल दिया, मैं बहुत टॉलरेंस है, बट बियॉन्ड अ पॉइंट आई शुड बी एबल टू वॉक आउट ऑफ कंपनीज, एनवायरमेंट्स, पीपल एंड मीटिंग्स जिसमें अपना नहीं जम रहा, नंबर 1। नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है कि जो भी अपने अंदर 1000 कमियां हैं, 1-2 तो चीजें आती होंगी भाई, उनको मैं अगर लीवरेज करने का मुझे चांस मिले तो आई कैन प्ले द गेम विच आई एम गुड एट। आई कैन मेरा बैक हैंड वीक है, मैं तो अगर ठीक है, मैं बैक हैंड वीक करने में भी सारी जिंदगी लगा सकता हूं, बट अगर मैं क्रिकेट का ले लेते हैं, अगर मैं हाफ पिच में आके अच्छे चौके छक्के मारता हूं तो ऐसी पिच मिले जहां मैं मार सकूं। यही मेरी 2 डेफिनेशन है कि भैया फ्रीडम के साथ जीऊं, और जो भगवान ने मेरे को थोड़ी बहुत अगर कुछ चीजें दिया तो उसको उसके साथ गेम को खेलूं। यही डेफिनेशन ऑफ सक्सेस है। बाकी सी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, मनी का मतलब मैं क्या करूं? देखो, मैं अगर मेरी इतनी नेटवर्थ है, या तो मैं यहां माथे पे लिख सकूं कि भाई 500 करोड़ आ गए, अब 1000 आ गए, भाई देख लास्ट ईयर में तो 1000 थे, 1500, वो तो कर नहीं सकता। फिर उसके मैं शोषे करूं, वो करना, आज जिसको सुनाओगे वो कहेगा मैनू की। दुनिया ऐसी भी है भाई, मेरा तो 5000 है। तो मैं कह रहा हूँ वी लाफ, सो इन अवर सर्कल ऑफ, आई मीन आई विल जस्ट से, जो थोड़ा पढ़ लिख लिया, हम लोग हंसते हैं उन लोगों पे। बताना पड़ रहा है ना कि ये गाड़ी में आया, ये इतने करोड़ का हूं। जिसके पास है वो नहीं बोलेगा। सो आई एम सेइंग मनी एंड ऑल, एंड आई एम नॉट सेइंग मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। आई थिंक मनी, इफ you don't have money you can't do what I told you इसके पहले। I will not be able to walk out of the companies or people or meetings. I'll not be able to do so. Money is important, but for me, ये अमीर है, ये गरीब है, is not my measure of success. How I admire people, so ये मेरे लिए था। लेकिन मैं किसको admire करता हूँ? यार इसने कुछ अलग किया बंदे ने। यार he expanded the horizons of knowledge. He created a social impact venture. इसने बदल दिया दुनिया। He gave something to the world which did not exist. उन लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूँ। That is my definition. कुछ अलग तो किया, बाकी तो ठीक है यार, आप चल रहे थे, आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गया, 1000 हो गए, 5000 करोड़ हो गए, 10,000 करोड़ हो गए। आई एडमायर देम बट दे आर नॉट माई रोल मॉडल्स। ओके, अब रैपिड फायर करेंगे सर। हाँ जी। एंड फर्स्ट मेरा फेवरेट, वीसी फंडिंग या बूटस्ट्रैप फॉरएवर? बूटस्ट्रैप, जहां तक हो सके बूटस्ट्रैप करो, जहां तक हो सके, जिससे कि ऑटोनॉमी के साथ जी सको और हर साल डबल का प्रेशर ना हो। एआई अपॉर्चुनिटी और थ्रेट? अपॉर्चुनिटी। ब्रिलियंट बिजनेस प्लान प्लस डिसफंक्शनल फैमिली और मीडियोकर बिजनेस प्लस यूनाइटेड फैमिली? सो मीडियोकर बिजनेस प्लान एंड यूनाइटेड फैमिली एनी डे। सिंपल आंसर ये है, बड़े से बड़ा प्लान जो हमने इतनी देर डिस्कस किया वो यही है। मतलब समय नहीं लगेगा उसके लिए, आपको कई साल नहीं लगेंगे, जल्दी हो जाएगा। मोर मनी और मोर टाइम? मोर टाइम, क्योंकि टाइम है तो अब आज प्ले देखने जा रहा हूँ, आज इस दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आया चलो वहां जाते हैं। मोर मनी के बाद ही आएगा ना सर? हाँ, बट चूज तो एक ही करना है ना। मोर मनी क्या देगा मुझे? टाइम, बिल्कुल, है ना। वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस? वर्क फ्रॉम ऑफिस, बट विथ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। मतलब 8 बजे 9 बजे स्वाइप करना है वो नहीं, बट काम ऑफिस में ही होता है मेरे हिसाब से। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मैं बोल रहा हूँ। मॉर्निंग में जग के सबसे पहला ऐप कौन सा चेक करते हैं? मैं व्हाट्सएप ही चेक करता हूँ, और उसका कारण भी बता दूं कि भाई मेरे पास कोई पेंडिंग तो नहीं था। बॉसेस इतने प्यारे और टफ भी मिले हैं। डिड यू कंप्लीट व्हाट ऑल यू वर टू कंप्लीट यस्टरडे? सो आई ऑलवेज चेक, इज एनीथिंग पेंडिंग विद मी? सो आई चेक माय व्हाट्सएप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हायर फॉर डिग्री और हायर फॉर स्किल्स? स्किल्स, बट मोर फॉर एटीट्यूड एंड इवन मच मोर फॉर द बेसिक डीएनए ऑफ द पर्सन, इंटेग्रिटी, वैल्यू सिस्टम्स। दैट इज इवन मोर देन आई विल से माइंडसेट। स्किल्स के ऊपर माइंडसेट, माइंडसेट के ऊपर द वैल्यू सिस्टम। वो शक्ल पसंद नहीं आने वाली बात मेरे को ठीक ही लग जाती है सबकी, क्योंकि मेरी खुद की इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो किसी को क्या जज करें। वो शक्ल से वो चेहरे वाली नहीं होती है, वो जो आपने केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री तो देखो वो उसका ईमानदारी का जवाब ये है कि जब हायर आप करते हो ना और आपको पता है बंदा अच्छा है,
तो आप रीजन ढूंढ लेते हो उसको ना सेलेक्ट करने का। बिल्कुल। पटा लूंगा ना बाकी इंटरव्यू वालों को, भाई देख ऐसा है, नहीं मानेगा तो बोलूंगा मुझे पसंद नहीं आया, कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल 100%। बट ये मत करो कि हायर कर लो और पसंद नहीं था फिर उसकी जिंदगी खराब मत कर, उसकी जिंदगी है ना। बी फ्री टू से यार शक्ल पसंद नहीं आई या मुझे नहीं लगता मेरी टेल यू chemistry नवनीत, उसके साथ ईमानदारी की मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इट हैज हैपेंड बोथ वेज। मुझे पसंद नहीं आया और मेरे से मेरे बॉसेस एंड सीनियर या कॉलीग को, भाई राजीव रीजन तो दे दे। मैंने कहा आई हैव नो रीजन टू रिजेक्ट हिम, ठीक है, आई एम टेलिंग यू माय एग्जैक्ट स्टेटमेंट, आई हैव नो रीजन टू रिजेक्ट हिम बट आई एम नॉट एबल टू सेलेक्ट हिम। तो उस केस में, इस केस में, सो द अदर पैनल मेंबर सेड अगर राजीव को डिस्कम्फर्ट है और वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाए तो नहीं लेंगे। उल्टा भी हुआ है, उल्टा भी हुआ। वन ऑफ द अदर पर्सन सेड लुक राजीव आई डोंट नो व्हाट बट समथिंग डजंट फील राइट, नहीं लो यार। मतलब इट्स अ रिक्रूटमेंट इज आप सोच रहे हो कि यार हमने तो बड़ा अच्छा कर लिया, ले लिया, फिर भी आपने उसको डिसफेवर किया है क्योंकि वो शो अप करेगा, नहीं कहीं ना कहीं शो अप करेगा। नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या हुआ भाई इसका, आपकी टोनैलिटी वैसी बन जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, आई टोल्ड यू। ओके, अगर जेनजी आपके साथ काम करे या आपकी कंपनी रन करे तो सबसे पहले क्या चेंज होगा? क्या चेंज होगा हमारी कंपनी में? एक तो हायरार्कीज भूल जाएंगे, एक राजीव सर राजीव हो जाएगा या आरजी भी हो सकता है, दूसरा कोई टाइम पे नहीं आएगा, बट काम पूरा होगा अगर आप उनको मोटिवेट कर सकते हो। तो ये आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा लंबा आंसर देता हूँ। आई फेल टू एक्सेप्ट दैट जेनजीज आर लेजी और डोंट वांट टू वर्क, दे आर डिस्ट्रैक्टेड फॉर श्योर। जेनजी से काम लेना आना चाहिए तो काम करते हैं, बट काफी चीजें चेंज होंगी। एक तो सर खत्म हो जाएगा, एक टाइमलाइन, वो ऑफिस टाइमिंग चेंज हो जाएंगे, एक थोड़ा फन एटमॉस्फेयर रहेगा और काफी ब्रेक्स लेंगे और नीचे आपको पाए जाएंगे कुछ ना कुछ खाते पीते हुए। तो इस तरीके का ठीक है लाइट एटमॉस्फेयर हो जाएगा, विच इज गुड। हमारे गांव में एक कहावत है, आई डोंट नो वेदर आई शुड कोट इट हियर और नॉट। दो पेट्स है, डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है कंसिडरिंग आप मालिक हो, उसको लगता है कि ये मेरा बहुत ख्याल रखता है क्योंकि मैं इसका, ये मेरा मालिक है। और बिल्ली आपसे रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करती है कि बिल्ली को लगता है कि मैं भगवान हूं इसलिए ये मेरा ख्याल रखे। बढ़िया इस कोट है, ये मजा आ गया। जेलजी, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, काफी हद तक। आई डोंट नो मतलब सही नहीं, है कि काफी हद तक सही है, बट एक चीज इसमें ना वी कैन अगेन थोड़ा टॉक, प्यार से उनको मैनेज करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी, राइट, उसकी भी टेक्नोलॉजी है मैनेज करने की, राइट। बट मैं ये कहता हूँ मेरा भी ऐसा बिलीव, सी बिकॉज सी फॉर मी नवनीत, like last 10 years the average age of the person reporting to me would have been 45, राइट, between 45 and 50, 45 तो होगी ना बिल्कुल। तो अब मैं, लेकिन in my recent assignment with masters I'm working a lot with Gen Z, but I had to change my style। और वो जो मैंने पहले आपको बोला, यार इसको क्या समझ में आता है, ये ऐसा क्यों है, पहले समझ लो ऐसा क्यों है, उसको एक्सेप्ट कर लो, अपने आप को अडेप्ट कर लो, काम लेना सीखो। बिल्कुल। So what is the biggest red flag for interview? Anybody trying to show off, trying to cover up, and I say one thing, बहुत early मेरे bosses ने सिखाया, never explain, never complain. If he is talking ill about his company or his bosses or trying to show off, out. Because आज वो इसकी बुराई कर रहा है, कल को मेरी करेगा, and आप क्यों कहीं पे बाहर जाके किसी के लिए ऐसे बोल रहे हो? Right. So that's a red flag for me. वन बॉस हैबिट जो तुरंत बंद होनी चाहिए। One बॉस हैबिट जो तुरंत बंद होनी चाहिए। I am right, you are wrong. And not okay. An important thing is जब बॉस प्रेशर में है, हाइपर एक्टिव प्रेशर में है, थोड़ा कामली बात करो, सीख लो बेटा अपनी इमोशन मैनेज करनी। तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे सर पे डंडा मारा है तो नीचे नहीं, तुम नीचे डंडा मारोगे। थोड़ा सा शिव बनो। यहाँ पे आप एक तीसरा भी ले लेते हैं, यार रखते थे ना जय, बिल्कुल सीख लो भाई, नहीं तो बॉस बना कहलाने लायक नहीं हो। एंड आई टेल यू नवनीत, आई हैव बीन ब्लेस्ड, हमारे बॉसेस को पढ़ रही होगी, हमारे साथ एकदम बड़े प्यार से पेश आए, और हमको जब पता है कि उनको पढ़ रही थी, हमें नहीं डांटा, तो हम क्या करेंगे? जान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे ना भाई। और वो चिल्ला दे मेरे पे तो मैं बोलूंगा तेरे को ज्यादा पैसे मिलते, तू डांट रहा, मुझे क्यों मार रहा है? दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट 10 इयर्स में सबसे वैल्यूएबल स्किल्स क्या होगी? सबसे वैल्यूएबल स्किल्स होगी अंडरस्टैंडिंग डेटा फ्रॉम द ह्यूमन लेंस, क्योंकि सारी चीजें डेटा वाली तो एआई कर लेगा, लेकिन एआई का बाप बनने का एक ही तरीका है, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए,
आप में ह्यूमन टच होना चाहिए, एंड तीसरी चीज जो एआई नहीं कर सकती वो है बीइंग ट्रस्टवर्दी। राइट, क्योंकि मुझे आज भी नहीं पता ये साला कब हेल्यूसिनेट कर रहा है और कब सही बता रहा है। बिल्कुल। तो ये तीन चीजें हमेशा रहेंगी, क्रिएटिविटी, ओके, ह्यूमन टच एंड ट्रस्ट। वर्क स्ट्रेस क्या पर्सनल लाइफ में स्पिल होता है या 100% होता है, Okay. बट आपके अंदर कॉन्शियसली यू हैव टू एंश्योर इट डजंट अफेक्ट योर पर्सनल लाइफ, बिकॉज वी कैरी द होल बीइंग। राइट, मैं काट नहीं सकता ना कि अब मैं घर से निकल गया तो मेरे थॉट्स आने बंद हो जाएं, बट घर नहीं ले जाना चाहिए। एंड व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कि बिजनेस एंड पर्सनल सेपरेट, तो बिजनेस भी सही चलेगा और फैमिली भी सही चलेगी। खिचड़ी मत बनाओ दोनों की। गॉट इट। एक एडवाइस जो आप अपने 25 साल के खुद को देना चाहेंगे। 25 इयर्स राजीव गुप्ता। मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटा गुप्ता जी, गुप्ता जी नहीं, राजी, कि जितनी एनर्जी और पैशन और पावर होती है ना, लॉट ऑफ एनर्जी, पैशन, दिस दैट, लेकिन तार जो होती है ना, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं मैं, द वायर विच कैरीज दैट वोल्टेज, दैट करंट हैज टू एबल टू मैच व्हाट यू आर जनरेटिंग, otherwise there will be a short circuit which will burn you, which means you have to learn to manage your energy and passion and enthusiasm, number 1. Number 2, in a company you are not alone. एग्जाम में लिखता था, मेरे को नंबर आते थे, अब भैया साथ भी लेकर चलना है, उनका एनर्जी लेवल अलग होगा। सो 2 लेसन्स हैं, मैनेजिंग योर हाई एनर्जी एंड पैशन वाले लोग ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं, क्योंकि वो सेल्फ को ही नहीं मैनेज करना आते। लेकिन मेरे को 28-29 तक समझ में आ गया था ये, हाँ, लेकिन 25 में नहीं समझ में आया था, क्योंकि निकल के आए थे ना अचीवर टाइप ए। तो टाइप ए अगर रहे हो तो आप खुद ही शॉर्ट सर्किट हो जाओगे या किसी और को कर दोगे। दैट वायर विच कैरीज दैट एनर्जी हैज टू बी कमेंसुरेटली, हैव दैट सेम लोड बेयरिंग और करंट बेयरिंग कैपेसिटी। थैंक यू वेरी मच सर, अब यहाँ पे आने के लिए और इतने अच्छी बातें करने के लिए। एंड आई एम श्योर हमारे जो ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो बहुत कुछ सीखे होंगे। मुझे तो लगता है नोट बना के रखे होंगे कि कंपनीज कैसे चलानी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नवनीत, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर navigating the discussion in such an interesting way, sir. And I told you many things which I not been thinking about lately. No. So you connected me right from my school, college. So thanks a lot. Thank you very much. Thank you very much for watching this. Stay tuned. Thank you.